हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोगों का जो यूपी पीसीएस है, इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, जो 2024 से लेकर के 2020 तक की या फिर कोशिश हुआ, इसके आगे भी हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यू को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्या 10,000 MCQ की प्रैक्टिस करनी है। इसमें हम लोग सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें यूपीएससी से लगा करके स्टेट पीसीएस तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोगों ने सोची थी। तो इस सीरीज़ को भी आप क्या इस वीडियो को भी आप उसी सीरीज़ का हिस्सा ही मान लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट मतलब कि पेपर को एक ही सिंगल वीडियो में सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या है सीरीज चल पा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और हम लोग हिंदी वाला पढ़ेंगे, आप लोग हिंदी मतलब इंग्लिश जिसको देखनी है वो इंग्लिश वाला भी देख सकता है। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो क्या करेगा, टेलीग्राम पे कमेंट कर देगा, मैं उसको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो बोला है अगला क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, बोला है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। निम्नलिखित पेशवाओं पे विचार करना है और उनके आरोही क्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि यहाँ पे पेशवा दिए हुए हैं और उनको आपको क्या बताना है, मतलब कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब सबसे पहले आपको, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, इस हिसाब से आपको बताना है। और सारे के सारे आंसर क्या होंगे, हम लोग के जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से मतलब कि मैच करते हुए चलेंगे। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी कि आंसर गलत है या फिर सही है। तो आयोग ने जो सही माना है हम लोग उसको ही सही मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दिया है यूपी मतलब कि जो पीसीएस वाले आयोग ने है। तो कितना दिया है, ए। यानी कि सबसे पहले कौन आया हमारा, सबसे पहले हमारे आए बालाजी विश्वनाथ। तो आप जानते हो कि बालाजी विश्वनाथ के ही बेटे बाद में मतलब कि जो थे सदाशिवराव भाव या फिर जो भी थे, मतलब कि उनके भाई थे, उसी हिसाब से था। तो यानी कि जो हमारे बालाजी विश्वनाथ है, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आए थे। उसके बाद में इनके बाद में कौन आया, इनके बाद में इनका नंबर है बालाजी बाजीराव। यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बेटे ही थे, बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव के बाद में कौन है हमारा, नारायण राव है। उसके बाद में कौन है हमारा, रघुनाथ राव। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, चौथा, 4, 2, 3, 1। यानी कि पहले कौन है, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद में हमारे बालाजी बाजीराव। उसके बाद में हमारे कौन है, उसके बाद में हमारे नारायण राव है। उसके बाद में राघव रघुनाथ राव है। तो इस प्रकार से हमारा पहले का आंसर क्या होगा, हमारा ए। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। और पहला क्वेश्चन बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और क्या दिया है, प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाहों के संदर्भ में मिलते हैं। यानी कि जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाहों का संदर्भ मिलता है। तो हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में क्या बहुत सारे नदी बंदरगाह थे, उनके बारे में जानकारी मिलती ही है। यानी कि एक तो हमारा सही है बिल्कुल। उसके बाद बोला वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। यानी कि वहाँ पे अगर नॉर्मल सी बात है, अगर व्यापार होता है तो सामान और यातायात के लिए बड़े गोदाम तो होंगे ही। तो इसका मतलब अगर आप इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व करते हैं फिर भी इसका आंसर क्या होगा, ए। यानी कि एक और दो दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बंगाल में स्थित सेन शासकों को आरोही क्रम में, क्या है, सेन शासकों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख रहे होंगे मतलब कि जो पीसीएस आयोग है वो कितनी बार मतलब कि हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर बनाता है तो मतलब कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात कहता है। तो आपको बताना है कि पहले कौन आया था, क्या मतलब कि इस हिसाब से आपको बताना है। और इसका मैं आपको डायरेक्ट फिर से इसका ही आंसर बताता हूँ, क्योंकि अगर इनको डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा और हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट पेपर को सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा। यानी कि सबसे पहले कौन आया था, हमारा हेमंत सेन आए थे। यानी कि हेमंत सेन आए थे। उसके बाद में कौन आए थे, विजय सेन आए थे। आप इसको बस फैक्ट के रूप में याद कर लीजिए, इसको क्या फैक्ट के रूप में ही याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कौन आए, हमारे हेमंत सिंह आए। हेमंत सेन के बाद में कौन आए हमारे, विजय सेन आए। विजय सेन के बाद में कौन आए हमारे, क्या कहते हैं, बल्लाल सेन आए। फिर लक्ष्मण सेन आए। तो इस प्रकार से बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही क्रम ये है। तो पहले यानी कि इससे पहले मतलब कि जो पीसीएस ने क्या पूछा, कहते हैं कि पेशवाओं का कालानुक्रम। इसके बाद में पूछ रहा है सेन शासकों का कालानुक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा 3, 4, 1 और 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है बैरम खां। बैरम खां के बारे में पूछा गया कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बैरम खां ने, अकबर ने बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी। तो क्या मतलब कि बैरम खां को क्या अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो अकबर थे उन्होंने ही क्या बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से एक तो हमारा कहते हैं कि ए, एक तो हमारा सही होगा। वहीं दूसरा यह उपाधि साम्राज्य के क्या कहते हैं, वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तब देख रहे हो यहाँ पे मतलब कि बाद में पूरा सही बोला, उसके बाद बोल दिया नहीं दी गई। यानी कि इस प्रकार से हमारा दूसरा वाला गलत गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा
केवल सी विकल्प सही है। यानी कि जो मतलब कि अकबर थे, अकबर ने क्या बैरम खां को किसकी उपाधि दी थी? खां ने खाना की उपाधि दी थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि बैरम खां को खां ने खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और जी इनकी उपाधि क्या है? यह उपाधि साम्राज्य के वाजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय ही दी गई थी। यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यानी कि जो दूसरा वाला हमारा गलत है, यूपीएससी ने इसको सेकंड वाले को गलत दिया हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आया है मतलब कि एक तरीके से जनसंख्या से संबंधित आया है। पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको। तो देख रहे होंगे इसमें जनसंख्या से क्या पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आरोही या जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में करना है। अवरोही का मतलब है सबसे पहले जनसंख्या किसकी आती है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी आती है, उसके बाद में सबसे कम, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है सबसे ज़्यादा वाले की, सबसे बाद में सबसे कम वाले की। तो सबसे पहले आप जान रहे हो कि इसके बिहार की या उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो मतलब कि सभी को पता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आएगा। तो इसका मतलब 3 तो होगा पहले पे, और इसका मतलब 3 इधर में से आपको देखना है। अब 1 और 4 में से आपको देखना है किसकी पहले आएगी। तो ज़ाहिर सी बात है यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद में किसका नंबर है? पश्चिम बंगाल का था। यहाँ पे घनत्व की नहीं बात की है, किसकी बात की है? उनकी जनसंख्या के, जनसंख्या उनकी मतलब कि जनसंख्या कितनी है आधार पे बताना है। जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में बताना, ना कि उनके घनत्व के आधार पर। तो सबसे पहले किसकी आती है? उत्तर प्रदेश की आती है। उसके बाद में किसकी आती है? पश्चिम बंगाल की आती है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल की आती है या फिर बिहार की आती है, आपको इसमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पे बता देते हैं, यानी कि जो मैंने अभी बोल दिया पश्चिम बंगाल, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसके बाद में आएगा हमारा बिहार, यानी कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, उसके बाद में बिहार। तो यानी कि 3 और 1, 3 के बाद में 1 किस में है? डी वाले में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पाँचवें का? डी। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते हैं इसको ताकि आपको कायदे से दिख सका। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में बिहार, बिहार के बाद में हमारा क्या आएगा? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो आपको बस 3 याद रखने, कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो क्वेश्चन वाले की रिपीट भी हो सकता है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सूची वाला दे दिया गया है, इसमें पूछा गया है कौन सा किस में मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो रिपोर्ट में आपको बताना है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन लाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो नहीं लाता, यानी कि ए का 3, यानी कि सी वाला तो नहीं हो सकता। उसके बाद बोला मानव विकास रिपोर्ट कौन लाता है? क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम लाता है, यानी कि यूएनईपी लाता है क्या? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ही लाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किसमें है? ए का 3 में मिलाओगे तो सीधे सीधे एक ही मिल गया आपको और आंसर के पास आप पहुँच गए। तो यही मतलब कि यूपीपीसीएस बनाने का तरीका है और बहुत ही बकवास तरीका है। अगर आपको एक आता है तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब ही क्या हुआ पूछने का फिर? तो इसका मतलब क्या हमारा मानव विकास रिपोर्ट क्या हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लाया जाता है। और उसके बाद में हमारा क्या होता है? विश्व आर्थिक दृष्टिकोण कौन लाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन है? आईएमएफ का है। और जो हमारा विश्व निवेश रिपोर्ट किसका? अंकटाड का है। अंकटाड कहाँ पे? हमारा विश्व व्यापार एवं विकास पर रिपोर्ट है। और उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट कौन लाता है? हमारा यूएनईपी लाता है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देख रहे हैं कि मतलब विशेष क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कि टाइम लाइन बहुत ज़्यादा ही पूछ रहा है कि 3 क्वेश्चन अभी तक की 7 में से 3 क्वेश्चन क्या है? टाइम लाइन से ही पूछ लिए। तो पहले बताना आपको प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, योजनाओं के बारे में पूछा है। कौन सी योजना कब लागू हुई, उसके हिसाब से आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी आई? तो मुझे तो ऐसा नहीं याद है, ना ही मैं याद कर पाऊंगा इसको शायद। पर मैं इसको सीधे सीधे पीसीएस के जो मतलब कि ऑफिशियल आंसर की वहाँ से बता देता हूँ। तो लास्ट मतलब कि इसका मतलब कि राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी, यानी कि पहले आएगा 3। पहले आएगा हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई है। उसके बाद में क्या आई हमारी है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आया है। उसके बाद में हमारा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। उसके बाद में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? 3, 2, 1, 4। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित सूची 1 और 2 के बाद में अर्थशास्त्रियों के लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तक, यानी कि अर्थशास्त्री जो हैं उनके लेखक के नाम और उनकी पुस्तक के आधार पर आपको बताना है। तो पहले तो मुझे अगर आप देखना चाहें तो एडम स्मिथ की आप जानते होंगे। एडम स्मिथ की कौन होनी चाहिए? यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि ए का डी का 4 100% सही है, यानी कि यहाँ पे तो सभी में चारों दे दिया। तो यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ जानने का। उसके बाद में आपको बताना है
मेडल मेडल किसकी मतलब कि मेडल जो अर्थशास्त्री हैं उनकी रचना क्या होगी? तो मिडल जो अर्थशास्त्री हैं यानी कि इनकी सभी के आपस में मतलब कि सेम सेम सही मिलाया हुआ है। तो बस आपको इसको याद कर लेना है, शायद पीछे फिर से रिपीट कर दें कि जो मेडल है उनकी रचना क्या है, मतलब कि उनकी जो पुस्तक क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजनल, यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजनल किसकी है, मेडल की है। और हिल्समैन किसकी है, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो हिल्समैन किसकी है, द इकोनॉमी ऑफ द क्या कहते हैं, द इकोनॉमी ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी है, हार्शमैन की, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद में कल्डर किसकी है, स्ट्रेटजी फैक्टर्स इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो हमारी किसकी है, कार्डर्स किसकी है, स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यूपी पीसीएस क्या शायद इसको रिपीट कर सकती है, क्योंकि अपने क्वेश्चन को यूपी पीसीएस के रिपीट करने का बहुत ही नेचर मतलब कि यूपी पीसीएस का नेचर ही है कि अपने क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर लेती है, और जो क्वेश्चन आने लायक भी लग रहा है मुझे। अगला पूछा है पारिस्थितिकी निकेत, यानी कि इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके किसे कहते हैं, अगर आपने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को पढ़ा है और सही से पढ़ा है तो आपको तो मतलब कि नॉर्मल चीज़ है कि इकोलॉजिकल निके पता ही होगा के बारे में कौन सा सही नहीं है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है नॉर्मल कि पूछा गया सही कौन सा नहीं है। प्रबल प्रजातियों के विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरता है। क्या हमारा प्रबल एवं मतलब कि प्रबल प्रजातियों का विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरता है। उसके बाद में क्योंकि चारों को पढ़ने के बाद में ही आप आंसर लगा सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाएगी। हाँ, अधिक संख्या तो होती ही है पारिस्थितिकी निकेत में। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे होंगे चौथा गलत हो जाता है हमारा, अगर संसाधन पर्याप्त है तो जनसंख्या कम क्यों होगी, जनसंख्या तो हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सी वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। यदि किसी आवास में संसाधन समान वितरण होते हैं तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम होता है। यानी कि संसाधन अगर समान है तो कोई एक प्रजाति होगा उसका क्या होगा, प्रभुत्व क्या होगा, न्यूनतम होगा। वैसे क्या होगा, एक ही प्रजाति डोमिनेंट हो जाएगी। अगर संसाधन समान है तो सभी प्रजातियों पर उसका फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित सूची में मिलान करना है आपको। और 10वां बोला है क्या, जैव मंडल, रिजर्व और राज्य। क्या सिमलीपाल हमारा कहाँ का है, तो सिमलीपाल हम जानते हैं कहाँ का, हमारा उड़ीसा का है। इसका मतलब ए का हमारा क्या आएगा, ए का हमारा कहाँ चाहिए, दो। तो ए का अगर हम दो मिला देते हैं तो ए का दो हमारे किस में मिल रहा है, यानी कि इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। और बी का हमारे चार तो अपने आप ही मिल गया है। नेक्रो का हम जानते हैं कहाँ पे चार, यानी कि मेघालय, मेघालय में है। अगस्तमलाई केरल में है। और मानस का हमारा असम में है। तो इस प्रकार से हम मिला सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 10वें का डी। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यानी कि जो वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। क्या वैज्ञानिकों में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्या मतलब कि कथन एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं, या फिर एक सही और दो गलत है, या फिर कथन एक सही और दो अप्रत्याशित है। तो इसमें आपको बताना है, मतलब कि इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा मतलब कि यूपीपीसीएस, अगर मैं यूपीएससी कहीं पे बोल दूँ तो उसको आप यूपीपीसीएस ही मान के चलिएगा, क्योंकि मैं यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो कहते हैं कि ना जी पे वो यूपीएससी बार बार निकल रहा है। और तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, दोनों कथन एक और दो सही है। यानी कि वैज्ञानिक जांच क्या है, व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो यानी कि विज्ञान में ईमानदारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक और दो दोनों सही हैं। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो इसको आपको बताना है सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले क्या हमारा आता है, क्या वर्ग, गण, वर्ग, इस प्रकार से हमको देखना। तो सबसे पहले हमारा आता है पादप जगत, उसके बाद में संघ, वर्ग और गण। यानी कि गण क्या आता है हमारा, सबसे बाद में आता है। तो आपको बताना है पौधों की प्रजातियों का सही क्रम क्या है। तो पौधों की प्रजातियों का सही क्रम क्या हमारा, सबसे पहले आता है हमारा पादप जगत आता है, उसके बाद में संघ आता है, यानी कि पादप जगत आता है, यानी कि पादप जगत, फिर संघ। संघ क्या बनता है हमारा, वर्ग से बनता है, वर्ग हमारा कहाँ बनता है, गण से बनता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्या है, 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि जस्टिस पार्टी जो थी उसके बारे में आपको विचार करना है। पार्टी ने कांग्रेस का विरोध करके, यानी कि पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध
के विरोध उसे एक ब्राह्मण। तो भाई ये लंबा वीडियो होता है तो उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या हमारा, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है क्या। तो जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस के विरोधी मतलब के विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहा था। तो हम जानते होंगे जस्टिस पार्टी था, हाँ वो कांग्रेस का विरोधी था, तो यानी कि एक सही है। उसके बाद इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्क एंड पीजेंट्स पार्टी, यानी कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, यानी कि वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी। और यहाँ पे कौन सी हमारी पार्टी थी, यहाँ पे जस्टिस पार्टी थी। जस्टिस पार्टी क्या एक तरीके से कांग्रेसों का विरोधी है, और क्या कहते हैं कि मतलब कि जो गैर ब्राह्मणी हैं या फिर जो मतलब कि SC ST वाले लोग हैं, यानी कि जो कहते हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग, उनका समर्थन करता है। और यहाँ पे हमारे क्या है, वर्कर्स एंड बिजनेस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ था क्या। तो क्या इसमें बताना है, यानी कि 1927 में हुआ था क्या। और इसने अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया, यानी कि और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। तो ये हमारा गलत हो जाता है, इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप नहीं है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का क्या कहते हैं संगठन बनाया जा सके। तो देख रहे हो यानी दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो रहा है। तो देख रहे हो अखिल भारतीय संगठन था और इसमें बोल रहा है कांग्रेस के अंदर ही बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा, केवल दो, यानी कि विकल्प दो केवल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा के चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 15 क्वेश्चन हुआ है और हमें बनाना सॉल्व करने 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। निम्नलिखित करना पर विचार करना है, अब फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पीसीएस आयोग क्या कालक्रम बहुत पूछ रहा है, कालानुक्रम। तो सबसे पहले कौन आया था हमारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था क्या, नेशनल इंडियन एसोसिएशन बना था क्या, इंडियन सोसाइटी बना था या इंडियन एसोसिएशन बना था। तो इसमें क्या हमारा आएगा, सबसे पहले आएगा, यानी कि एक तरीके से जो आयोग है उसने क्या चारों को एक तरीके से कालानुक्रम में ही दिया, यानी कि सबसे पहले हमारा कौन बना था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था। उसके बाद में हमारा नेशनल इंडियन एसोसिएशन बना, यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन क्या कहते हैं इंडियन एसोसिएशन। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 3 4। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 16वां है। और 16वें में क्या पूछा है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देख रहे हैं फिर से कालानुक्रम, यानी कि यूपीएससी आयोग क्या कर रहा है, कालानुक्रम बहुत पूछ रहा है, यानी कि उसे टाइम डेट या फिर ईयर बहुत अधिक याद करना वो सोच रहा है कि याद होना चाहिए स्टूडेंट को, पर पता नहीं क्यों इतना पूछ रहा है। तो इसमें क्या बोला है, नीचे दिए गए कोड पर सही विचार करना है, कौन सा सही है। शाही भारतीय सैन्य विद्रोह जानते हैं 1945 में हुआ था, तो क्या ये सही है। कैबिनेट मिशन का घोषणा क्या हमारी ये आया था पहले। अंतरिम सरकार का गठन पहले कौन सा हुआ था, या ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। दिल्ली में आगमन तो हम जानते हैं 1912-11 में आया था, यानी कि हमारा चौथा तो पहले आना चाहिए, और इससे पहले भी एक बार आ चुका है, तो इसका मतलब उससे शायद उससे पहले वाले की बात कर रहा होगा, यानी कि चौथा हमारा पहले आएगा, तो दो वाला कट जाता है। चौथा के बाद में हमारा क्या आएगा, अंतरिम सरकार गठित करना फिर आएगा। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आप जानते हैं 1900 कहते हैं कि 42 में शायद आया था, मैं अभी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो कहता है 1946 में शायद आया था। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, और जी हमारा क्या है 1945 में आया था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या है, कहते हैं कि पहले का ए, यानी कि चौथा पहले आएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। यह मुंबई के एक व्यापारी, मुंबई के एक पारसी सुधारक हेमराजी क्या कहते हैं, हेमरा में बेहम क्या मिनट क्या लिखा, वह राम जी मालावारी थे। इन्होंने इस कानून का वकालत की थी, यानी कि जो सहमति की आयु का अधिनियम 1891 है, इसके संदर्भ में आपको बताना है कि यह मुंबई के एक पारसी सुधारक वे राम जी मालावारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन किया था, यानी कि जो क्या चरमपंथी शाखा जो थी उसने क्या इसका समर्थन किया था क्या, यानी कि यहाँ पे दूसरा वाला हाँ गलत हो जाता, बस केवल एक सही है। यानी जो पारसी सुधारक थे, यानी कि पारसी सुधारक कौन है हमारा, हेमरा क्या कहते हैं, विहार में नाम थोड़ा अजीब सा है,
वहराम जी मालावारी थे। इन्होंने क्या किया था, इस कानून की वकालत की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, जिसमें से एक कथन सही है, दूसरा उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, इसको आपको बताना है। क्या दिया है, शिवाजी के बड़े शिवाजी के शिवाजी को बड़े देशमुखों ने विरोध का शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था क्या। तो यानी कि जो शिवाजी थे उन्हें क्या बड़े देशमुखों का सामना करना पड़ा था क्या। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्यों के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो यानी कि ए और दो दोनों सही है, यानी कि ये कथन जो है आर की सही व्याख्या करता है। आर जो होता है ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ए। यानी कि उस समय के जो मतलब कि कहते हैं कि बीजापुर के जो सामंत थे उन्होंने इनका विरोध किया था। और किस लिए किया था, क्योंकि ये बल्कि वो क्या चाहते थे, बीजापुर के सामंत ही रहना चाहते थे और बड़े देशमुख थे जो शिवाजी का विरोध कर रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडमान तथा निकोबार के संदर्भ में निम्नलिखित कारण कहते हैं कि निम्नलिखित कारण से प्रलयकाली प्रवाल विरंजन हुआ है। प्रवाल विरंजन की सामूहिक मृत्यु हो गई थी, क्यों हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो यानी कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे प्रवाल विरंजन क्यों हुआ था। तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि का वृद्धि होना। तो आप जानते होंगे अंडमान निकोबार में कोई भी औद्योगिक गतिविधि ज़्यादा नहीं हो रही है, ये गलत हो जाता है। हिंद महासागर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना या 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना। तो 4 वाला कम नहीं होगा, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना ही सही है। भारी समुद्री प्रदूषण, तो समुद्री प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मेन टेम्परेचर की मतलब कि वृद्धि थी। तो राइट आंसर क्या हमारा दो मतलब कि बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अशोक के संदर्भ में। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी उसे वह क्या कहते हैं, रहुलोवादुत से लिया है। यानी कि रहुलोवादुत से क्या अशोक ने अपनी जो धम्म की परिभाषा है क्या रहुलोवादुत से ली है। तो यानी कि बिल्कुल सही बात है, रहुलोवादुत से ली है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, शायद पीछे से फिर से रिपीट कर लें कि अशोक की जो धम्म की परिभाषा है वो कहाँ है, रहुलोवादुत से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रा के नाम से एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। यानी कि 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रा नामक एक नवीन कर्मचारी की नियुक्ति की। तो यहाँ पे आपको रखना है याद 14वें वर्ष में, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी। 21वां अभी तो हमारा पॉलिटिप चालू हो गया। अब सारे क्वेश्चन मतलब कि सिंपल ही होंगे, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन कितने भी डीप में पूछा जा सकते हैं, तो उसको कोई मतलब कि कह नहीं सकता और फैक्चुअल भी बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। तो पॉलिटी तो लगभग आप लोगों के हाथ में ही होगी, मतलब कि पकड़ में आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 153 क्या राज्यपाल के पद के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही बात है। 154 क्या करता है, राज्यपाल के कार्य के प्राधिकार के बारे में बात करता है, यानी कि राज्यपाल के बारे में 153, उसके 54 इसके बारे में कार्यकाल के बारे में, उसके बाद में 55 क्या होता है, राज्यपाल को हटाने के बारे में बात करता है क्या। तो यहाँ पे गलत हो जाता है हमारा, राज्यपाल को हटाने के बारे में बात नहीं करता है, तो 55 हमारा गलत है। 56 क्या राज्यपाल के पदावधि के बारे में बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। यानी कि भारत का संविधान क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदन नहीं मतलब कि सदन का सदस्य नहीं है। संसद राष्ट्रपति और सदन दोनों सदनों से मिलकर बना है, तो बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का क्या कहते हैं। और 23वां क्या हमारा है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना, भारतीय संविधान के संदर्भ में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन में उपक्रम लाने का संशोधन कहाँ किया जा सकता है, क्या लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडलों में। तो आप जानते हैं बिल्कुल गलत है, तीसरा तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत में। और यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारे 23 का ए और 2, यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा में। और राष्ट्रपति द्वारा भी संविधान संशोधन नहीं लाया जाता, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। अगला है भारतीय निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयुक्त जो होता है क्या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष उपसभापति पद के निर्वाचित मतलब कि निर्वाचन कराते हैं क्या, या फिर क्या नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराते हैं क्या। भारत का निर्वाचन आयोग हम जानते होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर जो मतलब कि कहते हैं कि सॉरी राज्यपाल नहीं क्या कहते हैं कि मतलब कि जो
राज्य के जो चुनाव होते हैं उनको कराता है भारत का निर्वाचन आयुक्त, ना कि लोकल लेवल पे। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा ये वाला गलत हो जाता है। और उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, तो तीसरा भी नहीं हो सकता। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा 24 का डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देख रहे होंगे आयोग जो क्या है नहीं नहीं वाले पूछ रहा है कई बार, तो मतलब आप देख रहे हो पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा आयोग क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइमलाइन वाला पूछ रहा है, या फिर क्या है कौन से सही नहीं है। ज़्यादातर क्या पूछ रहा है, सही नहीं, सही वाले तो बहुत कम ही पूछ रहा है। और देख रहे हो स्टेटमेंट वाइज भी बहुत कम ही क्वेश्चन आ रहा है। बस क्या कर रहा है मतलब ज़्यादातर टाइमलाइन पूछ रहा है या फिर कौन से सही नहीं है, डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ रहा है। तो अगला पूछा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, JV के राव समिति ने क्या प्रखंड स्तर पर नियोजन की बात की थी क्या। तो JV के राव समिति ने प्रखंड स्तर पर नियोजन की बात की थी। और दांता वाला जो समिति थी उसने क्या ग्रामीण ऋण के बारे में बात की थी, बिल्कुल सही है। संतराम समिति जो आप जानते होंगे पंचायती राज से संबंधित नहीं है। संतनाम समिति क्या है हमारी CAG वगैरह के या फिर उससे संबंधित कुछ है। अशोक मेहता क्या हमारी पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा 25 का सी। तो 25 का हमारा क्या होगा सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, क्या पूछा है, जैविक अनुक्रम के प्रस्तावों के आधार पर सही क्रम बताना। तो सबसे पहले क्या आता है, सही अनुक्रम क्या होगा, अस्थापन होगा पहले, प्रवचन होगा, या फिर अस्थापन प्रवचन पहले होगा, या प्रवचन या अस्थापन प्रवचन अस्थापन या प्रतिक्रिया। तो इसमें से आप जानना होगा पहले क्या होगा हमारा प्रवेश होगा, उसके बाद में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि पहले प्रवेश होगा, प्रतिक्रिया होगी, या फिर अस्थापन होगा। तो पहले तो इसमें आपको इसमें कंफर्म करना है कि पहले अस्थापन आएगा या प्रवेश आएगा। तो आप जानते हैं अस्थापन यानी कि स्थिति, कहीं पे भी स्थित होना। कोई प्रजाति पहले स्थित कैसे होगी, जब पहले प्रवास करेगी तभी तो स्थित होगी। इसका मतलब यानी कि हमारा ए और बी तो नहीं हो सकता। अब सी और डी में से कोई एक होगा, तो यानी कि अगर प्रवेश करेगी उसके बाद में क्या होगा, स्थित होगी, स्थित होने के बाद में उसमें क्या करनी पड़ेगी, उसको प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, यानी कि कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन करने के बाद में क्या होगी, वो स्त्रीकरण हो जाएगी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा डी, पहले प्रवचन उसके बाद में अस्थापन और प्रतिक्रिया फिर स्त्रीकरण। यानी कि प्रतिक्रिया के बाद में स्त्रीकरण आएगा, आपको याद रखना, मतलब कि आपको यह ध्यान रखना है जहाँ पे कंपटीशन होगा कंपटीशन के बाद में ही स्त्रीकरण आएगा। 27 में क्या देख लेते हैं क्या है, नीचे दिएगा कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। यानी कि जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगी, घटेगी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो तापमान बढ़ाने से तो इस प्रकार से, यानी कि एक तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है तापमान बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। और बाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। यानी कि अगर बाष्पीकरण बढ़ता है तो निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। यानी कि एक और दो तो सही है पर इसकी व्याख्या नहीं करता। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा एक होगा, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे निरपेक्ष आर्द्रता की बात हो रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 28वां है। 28 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो क्या हमारा जो इकोलाइन क्या हमारा मतलब कि जैव विविधता से संबंधित है क्या हमारा, या फिर हमारे जो कहते हैं कि पाइक्लोनक्लाइन क्या होती है, हमारे सागरीय जल घनत्व से संबंधित है क्या। थर्मोक्लाइन क्या वायु से है, तो आप जानते हैं कि थर्मोक्लाइन हमारा वायु से नहीं है। समुद्र के कहते हैं कि जो लवणीय क्षेत्र है उससे संबंधित होता है। हेलोक्लाइन क्या है, मतलब कि टेम्परेचर से संबंधित है। और जी हमारा क्या है, हेलोक्लाइन हमारे किससे संबंधित है, लवण से संबंधित है। तो पाइक्लोक्लाइन किससे हमारा सागरीय जल के घनत्व से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा, 28 का बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, नीचे दिए गए कोड पर विचार करना है। पौधारोपणशाला कहाँ पे हमारी है, सूची हंगरी, एल्डोल्फ, एंगर, ओस क्या लिखा CO राव, शिरोसावर, या आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र। तो क्रायोफाइट स्टेपी क्या हमारा कहाँ पे होगा, इसमें मिलाना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी होगा, यानी कि एक हमारे क्या है 3 है। यानी कि पौधारोपण शाला कहाँ पे हमारी है, CO शावर में है। और जो हमारा क्रायो कहते हैं कि क्रायो स्टेपी, तो आप जानते हैं कि क्रायो से तो आप मिला सकते थे, हमारा क्या है बी का 4। तो अगर बी का 4 आप मिला लेते हैं तब भी आप क्या 50-50 पे पहुँच जाता है। उसके बाद में विश्व पुष्पीय क्षेत्र हमारा कहाँ पे हो जाएगा, दूसरे में, यानी कि एल्डोल्फ, एंगर में। और लास्ट में हमारा बचा
पूजित घास मैदान कहाँ होगा हमारा? हंगरी में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है और इसमें बोला गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि इनमें से ज़्यादातर क्या हमारे 3 एल्यूमिनियम कहते हैं कि संयंत्र वाले राज्य हैं, बल्कि एक चौथा वाला है वो नहीं है। तो कौन सा नहीं हमारा है? जो मुरी जो हमारा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी हमारा हीरा कुंड जो हमारा उड़ीसा में आप जानते होंगे, बेलगावी हमारा कर्नाटक में है और आलूपुरम हमारा कहाँ पे? केरल में है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है? सी, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अब देख रहे हो कितना सही सम्मिलित वाला नहीं पूछा है, तो आपको सही मतलब कि पता नहीं आयोग का पेपर बनाने का क्या मतलब कि माइंडसेट रहता है। मतलब कि इसका क्वेश्चन बनाने का नहीं वाला बनाने का मतलब होता है कि जो मतलब कि एस्पिरेंट है उसको मतलब कि एक तरीके से चौंकाना। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं, कौन सा सही नहीं यही पूछे या फिर लगातार टाइम लाइन ही पूछते रहो। तो पेपर बनाने का एक तरीका होता है कि आपने 15 क्वेश्चन पूछे सही वाले, उसमें से आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो इससे आपको पता लगता है कि मतलब कि जो एस्पिरेंट है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि लाइन से ही आप सारे के सारे एक ही से पूछ रहे हो सही नहीं सही नहीं, या फिर कालानुक्रम वाले पूछ रहे हो, तो वही हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो मन में था वो मैंने आपको बताया, बस उस पर कुछ खास नहीं बात करते आगे। तो आगे क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में से कौन सा सही नहीं है? तो राजा जी आप जानते हैं उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। और जो हमारा पेन्नी वैली राष्ट्रीय उद्यान है आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नहीं है हमारा शायद। पेन्नी वैली आप देख लीजिएगा, बांदीपुर हमारा कहाँ पे? कर्नाटक में बिल्कुल सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में। जो 3 तो मुझे कंफर्म पता था। पेन्नी वैली आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन विचार करना है, ए और बी सही है या नहीं आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 32वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कोड पे आपको विचार करना है। क्या बोला? हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। हिमालय के बारे में हम जान रहे होंगे, जो हमारा मतलब कि हिमालयी क्षेत्र को क्या है अभी भी विस्तार हो रहा है, क्योंकि वो प्लेट टेक्टोनिक की घटना अगर आपने पढ़ी होगी तो उसी के अकॉर्डिंग है। जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो मतलब कि नीचे जा रही है, इसलिए यूरेशियन प्लेट क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है। तो हिमालय इसलिए क्या है? ऊंचा हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट को टकरा रही है। तो देख रहे हैं वही बात बोल दी यहाँ पे भी, ये और भी दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी करते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? 33वां क्वेश्चन नंबर है और 33वें में क्या बोला है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, सूची 1 और 2 को कोड करना है। तो इसमें राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ पहले कि क्या हमारा कौन सा है क्वेश्चन? कोयला भंडार और राज्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। और इसी में क्या है? यानी कि ए का 4। उत्तर कहाँ पे? हमारा झारखंड में है। और उसके बाद में इवा इवा नदी कहाँ पे हमारी है? उड़ीसा में है। तो इवा नदी उड़ीसा में है। तातापानी आप जानते होंगे कहाँ पे हमारा है? छत्तीसगढ़ में है। तातापानी छत्तीसगढ़ में है। उमरिया हमारी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो उमरिया हमारी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है फिर से। नहर और नदियाँ पूछी है, तो ऊपरी बारी दोआब नहर जो है, ऊपरी बारी दोआब नहर जो हमारी कहाँ पे है ये बताना आपको। ऊपरी बारी दोआब नहर हमारी किसके लिए कहते हैं? रावी नदी को कहते हैं। ऊपरी बारी दोआब नदी किसको कहते हैं? रावी नदी को कहते हैं। और सरहिंद नहर जो हमारी है, सरहिंद नहर जो हमारी है, क्या सरहिंद नहर जो हमारी है, इसका राइट आंसर क्या है? मतलब सी है। तो आप मिला लीजिएगा। ए का हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। बी का हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि सरहिंद नहर क्या हमारे सतलुज को कहता है, मतलब कि सतलुज नदी में है। सतलुज नदी से सरहिंद नहर है। और गुड़गांव नहर हमारी कहाँ पे है? गुड़गांव नहर हमारी यमुना में है। और उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर किन किन से नदियों से मिली है? सतलुज, रावी, ब्यास। तो इंदिरा गांधी को आपको याद रखना है कि सतलुज, रावी, ब्यास। स्पेशल भी पूछा जा सकता है कि सतलुज, रावी, ब्यास नदी से कौन सी नहर बनाई गई? तो इंदिरा गांधी नहर। गुड़गांव नहर किससे? यमुना से। गुड़गांव कहाँ पे हमारा? यमुना से। सरहिंद नहर हमारी कहाँ से? सतलुज से। ऊपरी बाई दोआब नदी नहर कहाँ से? हमारी रावी से। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रिपीट कर दिया, शायद चांस है कि रिपीट हो जाए क्वेश्चन भी हमारे 25 या 26 में कभी। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, उपरोक्त में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य कौन है? क्या पश्चिम बंगाल है? तो बिल्कुल सही है। मतलब कि पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल सही बात है, पश्चिम बंगाल ही है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान कितना? 15.6% आएगा। तो यहाँ पे यानी कि बी वाला हमारा गलत हो जाता है, बाकी सारे के सारे सही है। तो यानी कि राइट भी हमारा क्या होगा? बी होगा, यानी कि गलत ही पूछा था। चावल उत्पादन के अधीन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि चावल उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली वर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। कपास फसल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, बिल्कुल सही बात है। कपास हमारी क्या है?
खरीफ फसल है। और उसके बाद में बोला है क्या, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक कितना तापमान होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में होना चाहिए। तो आपको कपास के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए कि कपास की हमारी एक खरीफ फसल है और उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, 50 से 70 सॉरी वर्षा कितनी होनी चाहिए, 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिएगा सेंटीमीटर है, ना कि मिलीमीटर है। तो यानी कि 36 का क्या होगा हमारा, ए और बी दोनों सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए कोड पे फिर से विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। लाल मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि लाल मृदा हमारी क्या है, भारत की सबसे मतलब कि दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। और पहली कौन, हमारी जलोढ़ है। उसके बाद में क्या है, लाल मिट्टी काली मिट्टी को दक्षिण पूरब और उत्तर दिशाओं में घिरा। यानी कि जो लाल मृदा है, काली मिट्टी को लाल मृदा काली मिट्टी को दक्षिण पूरब और उत्तर दिशाओं से घेरा है। तो लाल मृदा जो है, यानी कि जो काली मिट्टी है उसको लाल मृदा चारों तरफ से घेरी है, एक तरीके से बात कर रहा है, उत्तर से और पूरब से। तो यानी कि ए और दो दोनों सही हैं। और पहले तो व्याख्या नहीं होती है, क्योंकि व्याख्या क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बात अलग बोल रहा है और ये अलग बात बोल रहा है, यानी कि व्याख्या नहीं हो रही है। तो लास्ट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा सी, ए और बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, पर उसका जो व्याख्या नहीं हो रही है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या हमारा 38वां क्वेश्चन है। नीचे देखिए कोड के आधार पर आपको मिलाना है। नीचे सूची और शहर, मतलब कि सूची और ए सूची और बी शहर का नाम, शहर का नाम आपको बताना है। योजना बनाने की अवधि, यानी कि कब योजना बनाई गई थी। कांचीपुरम कहाँ पे हमारी क्या मतलब कि कब बनाई गई थी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। और इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर राइट आंसर है हमारा, एक मिनट, बी है, यानी कि ए का हमारा 4 होगा। प्राचीन काल में हमारी जो कांचीपुरम कहाँ पर हमारा प्राचीन काल का है, कांचीपुरम हमारा क्या है, प्राचीन काल का है। और जैसलमेर हमारा कहाँ का है, मध्य काल का है। जैसलमेर हमारा कहाँ का, मध्य काल का है। और कोडाई कनाल कहाँ का हमारा है, उपनिवेशिक काल का, यानी कि कोडाई कनाल हमारी उपनिवेशिक काल का है। भलाई का हमारा स्वतंत्रता उपरांत है। तो यानी कि भलाई तो हम जानते हैं कि एक तरीके से रूस के जर्मनी के द्वारा बनाया गया, जर्मनी के सहयोग से भलाई जो संयंत्र है, शहर का नाम योजना। तो आप कहाँ जानते हैं, स्वतंत्रता बाद में काल का है। फिर से एक सूची और दो काल दे दिया गया है, पूछा गया कौन सा सही है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो आम्र वर्षा हमारी कहाँ होती है, हम जानते होंगे आम्र वर्षा कहाँ पे होती है, केरल में होती है। तो आम्र वर्षा के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि आम्र वर्षा का ए का कहाँ मिलाना चाहिए, सॉरी केरल नहीं, यहाँ पे क्या कर्नाटक है। तो यानी कि जो आम्र वर्षा यानी कि 39 का हमारा ए का कहाँ मिलेगा, ए का मिलेगा हमारा 3। तो ए का आप 3 मिला दीजिए, ए का 3 मिला दीजिए, यानी कि आम्र वर्षा हमारी कहाँ पे, कर्नाटक, तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है। और फूलों वाली बौछार हमारी कहाँ पे होती है, फूलों वाली बौछार, इसका राइट आंसर क्या हमारा सी है, यानी कि फूलों वाली बौछार जो होगी हमारी केरल में ही होती है। और जो काल वैशाख होता है हमारा, काल वैशाख कहाँ जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में होता है। अगर आपने एक चीज़ पकड़ ली है, काल वैशाख आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल में होता है। काल वैशाख अगर पश्चिम बंगाल में है, तो अगर आपने सी को 4 मिला दिया, आपके पास आंसर आ चुका था। अगर सी को आप 4 मिला देते तब भी आपके पास आंसर आ गया था। तो यही होता है, मतलब कि अगर एक भी आपने पकड़ लिया तो आंसर आ गया। और लू को भी आप मिला सकते हैं। तो लू को हमारी भारत में पड़ती है, मतलब कि उत्तर भारत वाले ही रीजन में पड़ती है। अगर आप यूपी से हैं तो आराम से आप कंफर्म कर सकते थे। पश्चिम से मतलब कि पंजाब से बिहार तक जाती है, यानी कि बीच में क्या हमारा यूपी पड़ गया। तो यूपी भी पड़ता है, यूपी बिहार पश्चिम बंगाल ये सारा रीजन कवर करता है। तो अगर आप डी को भी एक में मिला देते तब भी आपके पास आंसर आ गया था। तो लू हमारी क्या है, बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, सॉरी पंजाब से लेकर के बिहार तक चलती है। काल वैशाख हमारी पश्चिम बंगाल में, काला वैशाख पश्चिम बंगाल में, फूलों वाली वर्षा हमारी केरल में, आम्र वर्षा हमारी कहाँ पे, कर्नाटक वाले रीजन में। तो आम्र वर्षा हमारी कहाँ पे, कर्नाटक वाले रीजन में पड़ती है। अगला हमारा पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, राजधानी और देश। तो राजधानी यानी कि खार्तूम जो हमारा है इथोपिया की नहीं है। और वहाँ की नेपियडॉन, क्या लिखा, नेपिया ई डॉन, नेपियाडा, सॉरी नाम थोड़ा सा अजीब है। तो जो हमारी म्यांमार की है। डबलिन हमारी क्या, आयरलैंड की। ओटावा हमारी क्या, कर्नाटक की, कनाडा की। तो ओटावा कनाडा तो सभी को पता है। आयरलैंड की ज़्यादातर लोगों को ही पता होगी कि डबलिन होगी। बस आपको नायापीडिया जो हमारी म्यांमार की है वो शायद कुछ लोगों को कम पता होगी। बाकी खार्तूम भी आप जानते होंगे जो हमारी इथोपिया की नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता है। हमारा अगला क्वेश्चन 41वां है। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कौन सा 41वां क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बोला, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। क्या मतलब कि ये क्षेत्र मतलब कि केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहन 130% है, यानी कि सिंचाई की गहनता
130% से भी अधिक है तथा कृषि गहनता 140% है। तो आप जानते होंगे जो गंगा का क्षेत्र है वो काफ़ी कृषि मतलब कि गहन क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं और सही मतलब कि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सोचिए 1 और 2 को फिर से सम्मिलित करना है, क्या सही है क्या गलत है। समुद्र तल से देख रहा हूँ ऊंचाई मछली है और ऊंचाई देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तो यानी कि 42वें का क्वेश्चन कौन सा हमारा आएगा। तो इसमें क्या हमारा जो देवदा क्या कहते हैं, देवसा जो हमारा क्या 5360 मीटर है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हमारा ए है, यानी कि एक का क्या होगा हमारा 5360 होगा। बी का हमारा क्या होगा, बी का 3 होगा, यानी कि रोहतांग कहाँ पे हमारा, रोहतांग हमारा 3978 मीटर पे है। और जो हमारा बाड़ा लचला है, बाड़ा लचला हमारा कितना है 4850 है। और जो बेनिहाल हमारा कितना है 2000 क्या कहते हैं 2832 है। तो इसको आप लोग अगर इस हिसाब से नहीं याद कर सकते हैं तो आप इसको क्या मतलब कि सीरियल वाइज भी याद कर सकते हैं कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो देवशा के हमारे लगभग 5000 के आसपास में आप याद रखिए। रोहतांग जो हमारा लगभग 4000 के आसपास में याद रखिए। बाड़ा लचला याद रखिए लगभग 5000 के आसपास में। बेनिहाल या लगभग 2500 के आसपास में। इतना याद रखिए आप लोग। यानी कि बेनिहाल सबसे नीचे है इनमें, और उसके बाद में सबसे ऊंचा कौन हमारा देवसा है। उसके बाद में कौन आता है हमारा रोहतांग आता है। क्वेश्चन नंबर 43 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया, जूट भारत विश्व का जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि भारत में ही जूट उत्पादित होता है। जूट खरीफ की फसल है, ये भी सही बात है। इसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर में काटा जाता है। यानी कि फरवरी और जून में बोया जाता है, फरवरी जून में बोया जाता है, जुलाई और अक्टूबर में काटा जाता है। परंतु ये दोनों तो सही है, पर क्या इसकी जो व्याख्या हो रही है इससे मतलब कि जो भारत का पौधा है या नहीं है, और इससे क्या मतलब कि इसमें कब काटा जाता है, तो इससे इसकी क्या व्याख्या नहीं हो रही। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा व्याख्या नहीं करता है। और मैं आंसर इसका किससे दे रहा हूँ, आयोग के द्वारा दे रहा हूँ, ना कि किसी कोचिंग मतलब कि कोचिंग आंसर की, ना ही अपने तरीके से दे रहा हूँ। तो जो आयोग ने सही माना है मैं उसको ही सही मान के चल रहा हूँ। तो चलिए 43 के बाद में 44 देख लेते हैं। 44 में क्या है, 44 में क्या पूछा गया, सोचिए 1 और 2 को सम्मिलित करना है। निबंधकार और निबंध। क्या लिखा, देवड़ भट्ट। देवड़ भट्ट का निबंध कौन सा है, तो देवड़ भट्ट का निबंध कौन सा हमारा है, यानी कि लास्ट ए का 4 में, और ए का 4 हमारा कहाँ पे, केवल डी में है। तो इस प्रकार से जो हमारा देवड़ भट्ट जो निबंधकार है, यानी कि निबंध कौन सा है, स्मृति चंद्रिका है। तो स्मृति चंद्रिका इनका निबंध है। उसके बाद में हमारा आता है कौन है, हेमाद्री। तो हेमाद्री का कौन है, हेमाद्री का हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि चतुर्वर्ग। क्या लिखा, चतुर्वर्ग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि किसका, हमारा हेमाद्री का है। और माधवाचार्य का कौन सा, तो माधवाचार्य का हमारा कौन सा हो जाएगा, क्या कहते हैं, पराशर माधव। तो माधवाचार्य का पराशर माधव। और डी का हो जाएगा बल्लाल सेन का, क्या है, दान सागर। तो बल्लाल सेन का आपको याद रखना दान सागर। माधवाचार्य का क्या कहते हैं, पराशार माधव। अगला हमारा 45 का, नीचे दिए गए पुट के आधार पर हमको फिर से मिलाना है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा। तो आप जानते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण क्या था हमारा, सफल रहा था। और उसके बाद में क्या बोला है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए तो क्या सफल रहा था। तो ए और दोनों सही हैं, तो सही व्याख्या भी हो जाती है। इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। अगला ये बोला है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। आप जानते हैं कि ग्लोबल जो है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक ग्लोबल नॉर्थ, एक ग्लोबल साउथ। तो साउथ में कौन आता है, इंडिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या था, नॉर्थ में आता है। अगर मतलब कि साउथ में होने के बावजूद भी सॉरी साउथ में होने के बावजूद भी क्या ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या है, न्यूजीलैंड हमारा क्या आता है, वॉइस ऑफ नॉर्थ वाले में आता है। इसको आपको ध्यान रखना है, मतलब कि ग्लोबल साउथ में कौन कौन आता है, ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन आता है। तो मैंने क्या बताया, न्यूजीलैंड मतलब कि साउथ में होने के बावजूद भी नॉर्थ में काउंट किया जाता है। इस हिसाब से क्या है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का संपन्न किया। तो यानी कि बिल्कुल सही बात है, यानी कि भारत ने दूसरा अपना संपन्न किया है। मुख्यतः विकसित देश हैं। तो हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ में कौन है, अल्प विकसित देश हैं और या फिर विकासशील देश हैं। तो चौथा दूसरे का गलत हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं 46 का 2 गलत है और 1 सही है। तो मैंने अभी क्या बताया, जो हमारा मतलब कि ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल नॉर्थ में कौन है, सारे के सारे विकसित देश हैं और अमीर देश हैं। ग्लोबल साउथ में कौन है, सारे के सारे गरीब देश हैं या फिर विकासशील देश हैं।
तो मैंने बताया था न्यूजीलैंड हमारा क्या है, ग्लोबल नॉर्थ का है, बल्कि इसका मतलब कि जियोग्राफिकल क्या है, साउथ है। यही बात मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या बोल रहा है, 47 में पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में बोला है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी की आईपीसीसी पर जोर देती है। किस चीज़ पर जोर देती है, क्या क्रमिक और सीमित कटौती के पर्याप्त पर जोर देती है, क्या गहरी तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता पर जोर देती है। तो यानी कि बोला है ग्रीन हाउस गैस जो होता है उत्सर्जन कटौती के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, किस पर जोर देता है। तो यानी कि किस पर जोर देता है, क्रमिक और सीमित कटौती पे नहीं, बल्कि क्या करता है, गहन तीव्र और निरंतर पर देता है। यानी कि केवल एक, सॉरी यहाँ पे क्या केवल दो विकल्प सही है, यानी कि एक वाला गलत है, केवल दो सही है। और चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अनाज उत्पादन शब्द का तात्पर्य क्या है। तो अनाज उपज के शब्द का तात्पर्य है कटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसल की मात्रा पर किसी दिए गए देश में अनाज फसलों की कुल उत्पादन से। तो यानी कि 48 का क्या होगा हमारा, किसी देश के क्या कहते दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन से हमारा तात्पर्य है क्या, उपज अनाज से। यानी कि अनाज उपज का तात्पर्य है कि किसी देश के अंदर उत्पादित कुल फसल की उत्पादन मात्रा, ना कि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर। तो 48 का हमारा क्या हो जाता है, केवल बी, मतलब सॉरी केवल एक, यानी कि सी। और 49 का चलिए देख लेते हैं, 49 का क्या होगा हमारा, 49 का हमारा है सितंबर से जुलाई सितंबर 2019 के से सितंबर जुलाई सितंबर 2019 से जुलाई सितंबर 2022 के बीच में भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में विचार करना है, यह स्थिर रही या घटी। तो दो सही है, यानी कि जो हमारे क्या घटी है और स्थिर नहीं रही, यानी कि दो सही एक गलत है। और 49 का देख लेते हैं अगला, 49 के बाद में क्या हमारा 50 क्वेश्चन नंबर, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। तो इसमें कौन कौन से मतलब कि कहते हैं सूचकांक है, सॉरी किसने किसने बनाया है। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो बहुआयामी गरीबी में IMF तो नहीं है हमारा, यानी कि एक गलत हो जाता है। ऑक्सफोर्ड गरीबी यानी कि क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो WHO भी नहीं हमारा है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि 3 और 4 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 51वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51वां कह रहा है सतत विकास की घोषणा दी ब्रोटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय हुई थी। तो बिल्कुल सही बात है, 1987 में जो आया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। परंतु आर हमारा क्या है, ब्रोटलैंड रिपोर्ट विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, तो यानी कि हमारा आर गलत हो जाता है। तो यानी कि 51 का हमारा क्या होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि लिमिट टू ग्रोथ रेट जो वो है वो अलग है, और जो हमारा ब्रोटलैंड रिपोर्ट है वो अलग है। फिर से विचार करना आपको, कोटि क्रम में सही विचार मतलब कि व्यवस्थित करना है, उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा दिवस है, शायद दिवस पूछा है ना, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व क्या बोला है, विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको सारे के सारे दिवस याद हैं तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, विश्व विरासत दिवस ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा 1 4 2 3, तो विश्व विरासत दिवस है। मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा मतलब कि डिटेल में देख सकते हैं गूगल से। तो पहला हमारा आएगा विश्व विरासत दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और उसके बाद में विश्व थायराइड दिवस और विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते थे। अगला देख लेते हैं कि सूची 1 और 2 को विचार करना है, व्यक्ति और कारण। गोपी थोटाकुरा यह व्यक्ति किसके कारण से मतलब कि चर्चा में रहे थे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। तो एक हमारा क्या आएगा 3, पहली भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, गोपी थोटाकुरा जो हमारे पहले भारतीय जो है अंतरिक्ष पर्यटक रहा है। तो यानी कि एक हमारा 3 आएगा और एक का हमारा 3 आएगा, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हमारा बी है। और बी का हमारा कहाँ जाएगा, एक में जाएगा, यानी कि दीपा का कर काम क्या लिखा है, दीपा करमारकर कौन है हमारा, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतक जीतने वाला पहले भारतीय जिम्नास्टिक है। और उसके बाद में हमारे क्या है, JRO बजट क्या लिखा है, बड़ जातीय कौन हमारे भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्हें आयनमंडल पर सौर कातिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन किया था।
लास्ट हमारा बचा है देव पटेल। कौन है? ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिल मंकी मैन के साथ निर्देशक की शुरुआत की थी, यानी कि निर्देशन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है नीचे दिए गए कोड के आधार पर फिर से हमको विचार करना है। सूची 1 और 2 यानी कि बोला है 2023 से 24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। भारत मॉरिशस की संधि संशोधन से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य स्रोत के रूप में देश में बदलाव बड़ा आया। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि आर और 2 यानी कि आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि भारत और मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस करके एक एग्रीमेंट है, वो उसके जरिए मतलब कि एफडीआई का मुख्य स्रोत में बदलाव आता है। तो इसलिए सिंगापुर जो है भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा R21 मैट्रिक्स जी के हमारा एक तरीके से आप जानते होंगे एक कहते हैं कि क्या कहते हैं वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है। इसको किसने विकसित किया? आप जानते होंगे ये किसकी वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन हमारी किसकी है? मलेरिया की शायद है, एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो क्या है? मलेरिया की शायद वैक्सीन है। तो क्या है? हाँ मलेरिया की है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित मलेरिया के टीके के खिलाफ। तो बिल्कुल सही है, यानी कि यही बिल्कुल सही होगा। तो विश्व इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित एक मलेरिया के खिलाफ टीका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्या हमारा है 56वां है। निम्नलिखित में से किसने क्या किन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के क्या लिखा है अनसर्टेन रिकॉर्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? हमारा अनुसुया सोनगुप्त ने जीता है। चलिए अगला देख लेते हैं। रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बोला है कौन सा सही है? ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है क्या? तो रुद्रम आप जानते हैं कि हवा से हवा में मार करने मिसाइल है, तो बिल्कुल गलत है। इसका परीक्षण जो हमारा है 2024 में राजस्थान में किया गया था, तो ये भी हमारा गलत है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? और इसके संदर्भ में अगर आपको मिसाइल के बारे में जानना है तो आप पटना के बारे में जानते होंगे, या पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग, और मतलब कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसके बारे में आपको बात करनी है। और कई मतलब कि कहते हैं कि टैंक भी हैं, जैसे कि हमारा भीष्म हो गया, अर्जुन हो गया, या फिर जो हमारा कि T90 हो गया, ये सारे के सारे क्या हमारे क्या टैंक है। इसके बारे में आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि पीछे से क्या है इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है। या फिर एक नाग मिसाइल, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है? नवनिर्मित राज्य का प्रमुख और देश, यानी कि राज्य के जो प्रमुख है और कौन सा देश है। तो यानी कि इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं इसका डायरेक्ट पता है। तो इसका यानी कि सी, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट हैं और मुझे मतलब कि फैक्ट में थोड़ा सा हाथ टाइट है। तो फैक्ट मतलब कि और इस प्रकार के फैक्ट तो मतलब कि काफ़ी मतलब कि टफ पड़ जाता है याद करना। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा ए का क्या आ जाएगा। ए का हमारा 3 है कि गीतानाश नसोदा हमारी कहाँ की? लिथुआनिया की है। तो गीतानाथ क्या कहते हैं कि गीतानाथ नसोवा क्या की नसोदा क्या की हमारी लिथुआनिया की है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हमारा सी है। ए का 3, बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 हमारा कौन आ जाएगा? बी का 2 यानी कि डायरेक्ट सामने सामने मिला है। लुआंग क्वांग किसकी हैं? वियतनाम की हैं। अल्लाह क्या लिखा है? क्या लिखा है? टॉमस डाटिर कहाँ की हमारी हैं? आइसलैंड की हैं। और जोस राउल मिलोना कहाँ की? हमारी पनामा की हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं, या फिर चलिए आगे देख लीजिए, आपको देख के जैसा लगा। 59 का क्या होगा हमारा? एक में विचार करना आपको। दक्कन ट्रेप की विशेषता के बारे में आपको बताना है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मध्य ट्रेप की मोटाई कितनी है? 1200 मीटर की है, तो बिल्कुल सही है। और ट्रेप के मध्यवर्ती तट सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म पाए जाते हैं। तो यानी कि ये एक तरीके से क्या है? ज्वालामुखी चट्टान है, तो ये एक तो हो ही नहीं सकता, यानी कि बी तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ही हो जाएगा। निम्न ट्रेप की मोटाई कितनी होगी? 150 होगी। और ऊपरी ट्रेप की मोटाई कितनी है? 450 मीटर है। तो राइट आंसर क्या हमारा? बी है, क्योंकि जीव जंतु कहाँ से आएंगे जब वहाँ पे हमारे क्या है? ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। अगला बोला है नीचे दिए गए कोड के आधार पर फिर से हमको बताना है, और 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई क्या बोला कि जेट धाराएं, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसी के समय क्या जेट धाराएं खोजी गई थी। तो जेट धाराएं
ऊपरी वायुमंडल में चलने वाले पूर्वी तेज प्रवाही हवा है। तो बिल्कुल सही बात बोल दिया। मतलब कि जेट धाराएं क्या है, सॉरी एक मिनट, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था उसी समय क्या हमारा कि जो जेट धाराएं खोजी गई थी, परंतु ये पूर्वी तेज धारा नहीं, बल्कि पूरब से नहीं आती, बल्कि कहाँ से आती है, पश्चिम से आती है। तो यानी कि हमारा ए गलत हो जाता है। अगर ए गलत हो जाता है हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी नहीं होगा, क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। यानी कि ए गलत है और आर सही हो जाएगा, क्योंकि आर तो फिर अपने आप ही सही हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि जो जेट धाराएं होती हैं वो कहाँ से चलती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। और ऐसा पूर्वी तेज प्रवाह कहेंगे तो इसका मतलब है कि पूरब से चली हुई है। और जेट धाराओं का प्रवाह क्या होता है, 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। तो इस प्रकार से मतलब कि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी होती है। और जेट स्ट्रीम के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी भी इससे पूछ लेती है और कई बार पूछा भी है। और क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है, देश और पर्वत। तो ये तो आप शायद सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा है, डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको, बी है। यानी कि ए का क्या है, स्पेन या फ्रांस में कौन आएगा हमारा, पेरनीज। तो पेरनीज पर्वत हमारा कहाँ पे, स्पेन में या फ्रांस में। स्विट्जरलैंड में कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड में हमारा कौन सा है, अल्पास। तो स्विट्जरलैंड का तो अल्पास आपको पता होगा पहले से ही शायद। तो स्विट्जरलैंड के लिए हमारा कौन सा पर्वत है, अल्पास है। उसके बाद में हमारा बचा कौन सा, बुल्गारिया में कौन सा देश है, तो बुल्गारिया में हमारा कौन सा, बाल्कन। तो बाल्कन हमारा पर्वत कहाँ पे है, बुल्गारिया में है। इटली में कौन है, एपेलाइन। एपेलाइन कहाँ पे हमारा, इटली में है। तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर मिला सकते हैं, बी। और 62 का हमारा क्या होगा, तो 62 का हमारा है, भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों को क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल सा पूछ लिया, स्थल निवासी। मतलब ये भी कोई क्वेश्चन पूछने लायक था। फिलहाल ठीक है, एक आध क्वेश्चन सिंपल भी होना चाहिए, क्योंकि हर टाइप का स्टूडेंट बैठता है एग्जाम में, उसके लेवल का भी होना चाहिए। और 63 क्या है हमारा, अ, वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या लिखा है, पिवटल। पिवटल जोड़ कहते हैं क्या, सैंडल जोड़ कहते हैं क्या, वॉल एंड सैकेट जोड़ कहते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे होता है, घुटनों में होता है। हिंग जोड़ कहते हैं क्या, हिज। हिज जोड़ कहते हैं क्या, तो और सैडल जोड़ भी नहीं होगा हमारा, तो हिज या जोड़ कहते हैं, या फिर पावटल। तो हमारे जो गर्दन वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिवटल जोड़ कहते हैं। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इसे भी। तो कौन सा हमारा है, पिवटल जोड़ जो होता है हमारा गर्दन को जोड़ने वाला होता है, गर्दन को सिर से जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पिवटल जोड़ कहते हैं। मैं इसको बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए। अगला क्या है, क्योंकि जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता उसको मैं एक ही बार बोल के आगे बढ़ जाता हूँ। तो यानी कि हमारा सी नहीं होगा, कौन सा होगा, ए होगा, पिवटल जोड़। इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कौन सा, आर्किया है, रोगाणु है, बैक्टीरिया है, या प्रोटोजोआ है। तो 24 में आप जानते हैं कि यानी कि वायरस जो होता है, रोगाणु होता है, वो क्या होता है, रोग पैदा करता है। दूध इनमें से किसका उदाहरण, तो हम जानते होंगे किसका है, एरोसोल का है, या फिर फोम का है, सॉल का है, इमल्सन का। तो दूध के लिए आप जानते होंगे क्या है, इमल्सन हमारा आएगा। ना ही सॉल है, ना ही फोम है, ना ही एरोसोल है। तो कौन सा हमारा इमल्सन है। और इसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड भी कहते हैं, यानी कि कोलाइड विलियन ही हमारा दूध है। उसके बाद में बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के लिए हम जानते होंगे NaHCO3, सिंपल सा फार्मूला है, आपको याद भी होना चाहिए, हाई स्कूल में भी याद किया होगा आपने। और पीसीआर की फुल फॉर्म क्या हमारी, तो पीसीआर के तात्पर्य क्या हमारा, पीसीआर का तात्पर्य हमारा है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, यानी कि कार्डियो क्या कहते हैं, पल्मोनरी पुनर्जीवन, यानी कि सी क्या लिखा, CPR की फुल फॉर्म है, क्या लिखा, क्या फुल फॉर्म है, एक बार फिर से देख लीजिए, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, 68 क्या है, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त जल को प्रवाह करती है। अभी देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे किसके हैं, साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले कौन से चल रहे थे, ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी से पहले कौन से चल रहे थे, हिस्ट्री के। और उसमें क्या कुछ करंट के भी शामिल आए थे, और उससे पहले हमारे क्या जनसंख्या से भी संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप समझ रहे होंगे किस हिसाब से हमारे मतलब कि सीरियल वाइज सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें से आपको बताना है किसमें कौन सी सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह होता है। तो 68 का आपको बताना है। तो जो हमारी पल्मोनरी सिरा होती है, पल्मोनरी सिरा में क्या होता है हमारा, जो पल्मोनरी सिरा होती है उसमें क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, वो किसमें होता है, तो हम जानते हैं कि मधुमेह हमारा कहाँ पे होता है, जो मधुमेह होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में जो इंसुलिन होता है उससे संबंधित होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसुलिन हमारा कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण था क्या था, सार्स CoV-1 2 3 कौन सा था, तो आपको जानते होंगे।
जो सार्स हमारा CO2 था, यानी कि सार्स CO2 था, वो राइट आंसर होगा, यानी कि सार्स CO2। और अगला पूछा है, वह एक वर्ष एक निश्चित दूरी को पहली बार V1 दूरी से दूसरे को V2 दूरी से गति से पूरा करती पूरी यात्रा को औसत गति क्या होगी। तो इसके लिए आप सिंपल सा फार्मूला याद रख लीजिए, 2 × V1 × V1, यानी कि 2V1 V2/V1 + V2। तो इसका फार्मूला आपको याद भी कर लेना है, शायद आपको क्या कहते हैं कि मैथ्स या फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, दो वेगों के औसत वेग को निकालने के लिए 2 × V1 V2/V1 + V2। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, या फिर इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि V1 V2/V1 + V2/2। सिंपल सा आप इसे ही याद कर लीजिए, 2V1 V2/V1 + V2। अगला क्या है, रामगंगा परियोजना के विषय में आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो आपको क्या बताना है, रामगंगा परियोजना के बारे में कौन सा गलत है। और पता नहीं पीछे से क्यों बार बार गलत कोई पूछ रही है, बल्कि इसका पूछने का तरीका तो मुझे अलग ही लग रहा था। तो बांध की लंबाई क्या 825.8 है, तो यही गलत हमारा है, यानी कि 825.5 नहीं है। और जल विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता इसकी 198 है। स्थिति कहाँ पे हमारी, गढ़वाल उत्तराखंड में है। तो रामगंगा कहाँ पे है हमारी, गढ़वाल उत्तराखंड में। इतना बस याद रख लीजिए, 6 लाख हेक्टेयर की भूमि है, इतना याद रख लें तब भी काम चल जाना चाहिए था। विश्व के कुछ देश कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। USA, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक विस्तार अधिकतम है। तो भारत का क्या अधिकतम इनसे ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक है। तो 73 का तो हमारा ए हो ही जाता है। और मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में विश्व भर की क्या कहते हैं विविधीकृत फसल उत्पादन होता है। तो ये भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको बताना है, स्थान और नदियों का संगम देवप्रयाग में कौन सी हमारी मिलती है। तो देवप्रयाग में आप जानते होंगे कहाँ पे, अलकनंदा में भागीरथी मिलती है, तो वहाँ पे हमारा बनता है देवप्रयाग। तो 74 का हमारा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 74 का अलकनंदा में भागीरथी। तो अलकनंदा में भागीरथी हमारी कहाँ पे मिलती है, तो 74 का 2। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद में रुद्रप्रयाग आप जानते हैं, अलकनंदा में जहाँ पे पिंडार मिलती है वहाँ पे हमारे क्या बन जाता है, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, वहाँ पे हमारा बनता है रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा में मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है हमारा वो बनता है रुद्रप्रयाग। तो बी का 4 कहाँ पे हमारा, डी में है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2। और कर्णप्रयाग हमारा जानते हैं, कर्णप्रयाग हमारा कहाँ पे हो जाएगा, कर्णप्रयाग हमारा अलकनंदा में पिंडार, और टेरी हमारा कहाँ पे बनेगा, भागीरथी का भीलगंगा में। आपको बस इसको रट लेना है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में पूछेगा, पीसीएस में भी पूछेगा, अन्य कई वनडे एग्जाम होगा वहाँ पे भी आप अगर देंगे तो वहाँ पे भी पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा कि हमारा देवप्रयाग में कौन सा हमारा भागीरथी से अलकनंदा है, रुद्रप्रयाग में हमारा कौन सा भागीरथी से अलकनंदा के बाद में अलकनंदा में मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा में पिंडार है, और टिहरी कहाँ पे हमारी भागीरथी में भीलगंगा मिलती है। तो टिहरी याद रख लीजिएगा, भागीरथी में भीलगंगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 74 के बाद में 75। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। तो पश्चिमी यूरोप वाला जो रीजन है, बिल्कुल सही बात है, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। और पश्चिमी यूरोपीय पछुआ पवनों की पेटियों के अंतर्गत स्थित है। तो पश्चिमी जो यूरोप है वो क्या है, पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो ये भी बात हमारी सही है। और अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और अभी क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और स्पीड में चलेंगे, तो आप लोग क्या थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाए रखिएगा। और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करना है, कौन सा स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो पहले कौन सा आएगा हमारा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपके जाने के लिए सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, क्या काराकोरम, कुंदुकुश, क्या कहते हैं जगरस, या क्या लिखा, पॉन्टिक, पॉन्टिक हमारा सबसे पहले आएगा, यानी कि 2 पहले हमारा। उसके बाद में हमारा है जग्रोस आएगा, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, हिंदुकुश, फिर काराकोरम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, एक का यानी कि क्षेत्र का ए। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 77 का आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो जो मिकांग गंगा नदी है हमारी क्या दक्षिण पश्चिम में नहीं है, बाकी अंगारा नदी हमारी उत्तर में है, शिरिया नदी हमारी क्या सरदरिया हमारी उत्तर पश्चिम में है, और अमूर नदी हमारी कहाँ पे उत्तर पूर्व में पड़ती है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, फिर से सही सम्मिलित ही पूछा गया। और इसमें क्या हमारा जो कुवैत है, कुवैत में क्या हमारा तेल क्षेत्र जो हमारा कश
काशगंज जो हमारा है कुवैत में नहीं है, बल्कि ईरान में क्या है, हाफ केल क्या हमारे ईरान में ही है। तो हाफ केल हमारा कहाँ पे है, ईरान में ही है, बिल्कुल सही बात है। और सऊदी अरब में क्या है, धारहन हमारा सऊदी अरब में है। इराक में क्या हमारा जुबैर, तो इराक में हमारा क्या है, जुबैर है। भूमध्य सागरी के बारे में आपको बताना है। यह शीत, यहाँ पे देख रहे होंगे भूमध्य सागर में यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। शीतकालीन अनयन के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, यानी कि दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं क्या, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन को चालू कर लेते हैं। 80 में क्या पूछा गया है, 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में बताना आपको कौन सा सही है। माओवादी के हमारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था, तो गलत है हमारा। यह ऑपरेशन बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा किया गया था, तो यानी कि 2 वाला सही है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसरो द्वारा विकसित कौन सा विकसित है, एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, क्या है नाम, पैरावाह क्या लिखा, परवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा सही है। यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, तो क्या हमारे जो विक्रम साराभाई जो था उनकी उपलब्धि है ये, तो बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में क्या है, अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकों का आवश्यक होती है, तो ये हमारा दूसरा भी सही, पहला भी सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, फिर से वही कथन कारण है। 2024 में अप्रैल में भारत ने फिलीपींस से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रदान की, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदान किया था भारत ने। मिसाइल की हमारी क्षमता देख रहे होंगे कितनी बोल दी, 490 नहीं बल्कि 390 है, तो 400 से अधिक तो आप कर ही नहीं सकते, शायद 290 ही है, तो यानी कि 300 से ऊपर नहीं बल्कि डिज़ाइन किया गया है, तो यानी कि आर तो हमारा गलत हो जाता है। आर गलत हमारा कहाँ पे, डी में है, तो सीधी सी बात है। आप जानते हैं कि मिसाइल हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है किसके द्वारा, भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई थी, जो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के सहयोग से, लेकिन उस नदी के नाम पर। कोहिमा शांत स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, और कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना आपको। तो जो हमारा यानी कि जो कोहिमा शांत स्मारक है, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। और इसमें क्या पूछा गया है, इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था क्या, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 8 मार्च को कोहिमा में भी किया गया था। इसमें इसे दक्षिणी कोरिया द्वारा विकसित किया गया था, तो ये गलत हो जाता है। और उसके बाद में चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना, यानी कि मैट्स जो है किसके लिए है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना कौन सा सही है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विकसित द्विपक्षीय ढांचा है, तो मैट्स जो हमारी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही, बिल्कुल सही बात है। इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीयों को, स्नातकों को 18 से जो 30 वर्ष की आयु के हैं को 2 वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का पेशकश की गई है, तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। और 50वां देख लेते हैं। 50वां का परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ICON के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था, क्या ये सही है, तो इसका टाइमिंग गलत दिया है। उसके बाद में भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्करी विरोधी टीम का पुनर्गठन किया। तो इस प्रकार से अगर कोई भी विकल्प आए तो उसको आप अनुमान लगा लीजिए करिए सही है, क्योंकि कोई भी संगठन होता है नॉर्मली या कुछ अच्छा ही करने के लिए गठित किया गया होगा, तो इसमें क्या है, एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्करी विरोधी टीम बनाने का प्रस्ताव रखा गया या फिर पुनर्गठन किया गया, तो 85 का केवल 2। और अगला क्या है हमारा, पिरुल लाओ, एक तरीके से किसानों के लिए क्या है, पिरुल लाओ पैसा पाओ, यानी कि जो पराली जलाने से संबंधित है। यह जंगल की आग को कम करने के लिए ग्रामीणों की आय को प्रदान करने से संबंधित है, तो यानी कि जो जंगल की आग है उसको इससे कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर पराली नहीं जलेगी तो पराली जलती है तो हवा के द्वारा आग क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो यानी कि जंगल की आग कम हो जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की, तो यानी कि 1 और 2 हमारे दोनों सही है। पिरुल लाओ और पैसा पाओ किसकी है, उत्तराखंड सरकार की है।
और जंगल की आग को कम करना या फिर जो प्रदूषण है उसको भी कम करना। और उत्तराखंड मतलब कि काफ़ी पर्यावरण के मामले में काफ़ी आगे रहता है विश्व में, सॉरी भारत में, तो इसको भी आप ध्यान में रखा करिए। अगला मतलब आया भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन 2024, कौन सा सही है बताना है आपको। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था क्या? तो जो हमारा नई दिल्ली में नहीं था, ये 3 दिवसीय सम्मेलन था, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। तो हमारा 2 सही हो जाता है। लूनर पोलर एक्सपेरिमेंटल मिशन लूपेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट था और आ भी गया था, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत जापान का है, तो भारत जापान का है क्या लूपेक्स जो हमारा भारत जापान का है? तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो लूपेक्स है यानी कि लूनर पोलर एक्सपेरिमेंटल मिशन जो है जापान के साथ ही मिलकर बनाया गया है। जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, तो यानी कि 88 का क्या हमारा एक तो सही है, परंतु क्या जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि यानी कि जापान जो है बल्कि लैंडर विकसित करेगा, जबकि इसरो क्या रोवर और लॉन्च के विमान का संभालेगा। तो इसमें गलत बोल दिया गया, उल्टा बोल दिया गया, और यानी कि केवल एक सही है। बस आपको इतना याद रखना है, शायद 2026 या 27 में भी पूछ लें। जो लूपेक्स मिशन है वो किसके किसके मतलब सहयोग से बनाया गया? भारत और जापान के सहयोग से बनाया गया। किससे संबंधित है? तो चंद्रमा से संबंधित है। 89 में क्या क्वेश्चन है हमारा? 89वां क्वेश्चन हमारा है शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी और रिपीट भी हो सकता है, और इसको ध्यान रखिएगा। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने यह दिशा निर्देश जारी किया। तो 89 का ए बिल्कुल सही है, 2 भी सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो शारीरिक जो दंड यानी कि जो स्कूलों में दिया जाता है उसके बारे में बोला गया है कि शारीरिक दंड का उन्मूलन होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगला बोला है L5Y 91 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। L5 क्या है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। यह भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन, तो L5 मतलब क्या है? एक एयरलाइन है और जो भारत में शुरू की गई है, और इसे पहली उड़ान कब की थी? 8 मार्च 2024 को, 8 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्या हमारा 91 में आता है, नीचे के तो फिर से मिलान करना है, और शायद आरंभ की गई तिथि आपको बतानी है। तो आरंभ की गई तिथि आपको बतानी है 91 का, 91 का आरंभ की गई तिथि आपको बतानी है। तो इसकी भी मैं डेट आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि डेट मुझे नहीं आता है इसकी। और बी का क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 4। प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई थी? 3 अगस्त 2019 को आई थी। और जल जीवन मिशन कब आया था हमारा? जल जीवन मिशन हमारा 1 मिनट क्या बोला मैंने, कहाँ पे जाएगा हमारा, कहाँ पे 4 में जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना कब है? हमारी नवंबर 2016 की है। और जो हमारी जल जीवन मिशन जो हमारा है कब का है? 2019 का है। और जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन, इसको आप शायद अनुमान लगाते हैं, तो इसका आंसर आप निकाल सकते थे कि जो स्वच्छ भारत मिशन है ये हमारा कब आया था? 2014 के आसपास में आया था। तो यानी कि स्वच्छ भारत मिशन कब हमारा 2014 का। अगर आप सी को 2 लगाते हैं तो सी को 2 लगाने से आप शायद आंसर तक पहुँच गए होते हैं। और जो हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2016 की है। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्व कर सकते थे। मानव विकास सूचकांक के किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? तो आय स्तर, क्या मानव विकास सूचकांक में आय स्तर होता है क्या? तो मानव विकास सूचकांक जो होता है उसमें क्या होता है हमारा, यानी कि पर्यावरण की स्थिति नहीं होती है बस। तो आय का स्तर तो होता है, शिक्षा भी होती है, संभावित जीवन की आयु भी होती है, यानी कि आय, शिक्षा और संभावित जीवन की आयु होती है, परंतु पर्यावरण की स्थिति को शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 1, 2 एंड 4। अगला 93वां, भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई निम्नलिखित योजनाओं में से कालानुक्रम में फिर से पूछ लिया है, यानी कि भारत सरकार ने प्रारंभ की गई योजनाएं। स्वच्छ भारत मिशन, अब देख रहे होंगे फिर से रिपीट कर लिया, पता नहीं इतना सारा मतलब कि सिलेबस होने के बावजूद भी जो पीसीएस है क्या पूछ रहा है, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, वो भी सेम डेट ही पूछ रहा है, वो भी अलग अलग तरीके से। कौशल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। तो आप जानते होंगे गरीब कल्याण तो हाल ही फिलहाल में आई है, तो अगर कुछ अनुमान लगाना चाहें तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं।
पर इससे भी पहले एक योजना आई है हमारी, कौन सी, जो हमारी मतलब कि आपको बताना है सबसे पुराने से लेकर के सबसे नए तक, यानी कि सबसे पुरानी कौन सी है। जैसे कि पहले थी स्वच्छ भारत मिशन 2014 की थी, तो एक हमारा सही है और सीधे सीधे आप लगा दीजिए सी इसका आंसर। तो नॉर्मल बताने क्यों पूछ रही है यूपीसी एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके। देख रहे होंगे जे पूछा और जे पूछा, सेम सारी योजनाएं हैं। देख रहे होंगे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जलीय जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी पूछ रहा होगा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। पता नहीं क्यों पूछ रहा है बार बार। 94 का क्या है, माल्थस का तर्क क्या दिया था। माल्थस ने तर्क दिया था ये जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, गुणोत्तर माध्यम में, और जो मतलब कि संसाधन होता है वो अंकगणितीय माध्यम में। तो क्या माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, रेखीय तो नहीं बढ़ती है, घातांकीय। और जो संसाधन कैसे बढ़ते हैं, संसाधन हमारे बढ़ते हैं, एक मिनट, घातांकी नहीं, ज्यामितीय है। और संसाधन कैसे बढ़ते हैं, अंकगणितीय बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य इस तरीके से अगर ग्राफ बनाए तो जे बढ़ेंगे और जे बढ़ेंगे इस तरीके से। तो उसको आप देख लीजिएगा। ग्राफ शायद मैंने गलत बना दिया, इसको छोड़िए क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, स्पीड थोड़ी लेके चलना है। और आप देख भी रहे होंगे टाइम कितना हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टाइम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खिंच रहा है अभी। और अभी हमारे पास क्या है, 55 क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, 22-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति का प्रतिक्रिया अपनाई है। यानी कि बढ़ता जो वैश्विक आपूर्ति व्यवधान था उसके संदर्भ में राजकोषीय नीति की सरकार ने कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई। ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम कर दिया। यानी कि सरकार ने क्या किया था, तीसरा किया था। कर तो बढ़ाएगी तो बकवास है, तीसरा दूसरा गलत हो जाता है। सब्सिडी में कमी करने से कहाँ सुलभ, मतलब कि क्या कहते हैं कि कमी करने से कहाँ पे मतलब कि सही होगा। तो कमी और ना ही बढ़ाना, जो दोनों गलत है। यानी कि केवल 3 सही है। 96 में क्या बोला गया है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और हितधारी लाभार्थियों का योगदान। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका मुख्य रूप से क्या काम था। तो प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना था इसका मुख्य रूप से काम था 55 रुपये से लेकर के आपको 200 रुपये तक की जमा आप कर सकते थे। तो इसमें आपको लाभार्थी को कितने करने देते हैं, 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की क्या लाभार्थी इसमें जमा करता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ए का दो यानी कि ए का 2, इसका राइट आंसर क्या हमारा ए है। बी का 3, मतलब प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना में क्या 436 रुपये पड़ते हैं। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें क्या 20 रुपये पड़ता है। अटल पेंशन योजना में क्या इच्छा अनुसार लाभार्थी कितने भी भर दे अपना। अगला क्या हमारा 97 बोला है, और फिर से क्या है, कथन कारण है। और 97 का हमारा क्या आएगा, विकास को जीवन के स्तर एवं कल्याण की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। तो विकास को जीवन की वृद्धि एवं कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है। तो यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ता है तो विकास का पर्याप्त माप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और विकास को जीवन के आय एवं कल्याण में वृद्धि के रूप में माना जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करते हैं। 98 का क्या है, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना था। लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है। तो लक्ष्य 4 हम जानते होंगे मतलब कि शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा को निःशुल्क आपूर्ति कराना सही है। स्कूल में बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना सही है। कृषि और प्रौद्योगिकी से इसका कुछ मतलब लेना देना नहीं है। पहला क्या हमारा गरीबी, दूसरा भुखमरी, फिर तीसरा स्वास्थ्य, तीसरा अकादमी, चौथा हमारा शिक्षा है। तो इस प्रकार से हमारा है। और 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता की भारतीय संविधान की गारंटी नहीं है। तो भारत की सरकार ने 19 के तहत कौन सी गारंटी नहीं दी है। तो व्यापार में व्यवसाय की स्वतंत्रता है, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने की भी स्वतंत्रता है, संपत्ति रखने खरीदने बेचने की भी वैसे स्वतंत्रता है, परंतु मतलब कि जो हमारी क्या है 300 में है, आर्टिकल 300 में, ना कि 19 में है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की भी स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्रता है। तो इससे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है, क्या पूछा है, संविधान के अनुसार एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल कार्य नहीं बन सकता। देख रहे होंगे यही गलत हो गया हमारा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा इसका। परंतु आर तो सही है। क्या भारतीय संविधान अनुच्छेद 153 में यह कहा था है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो 153 आपको याद रखना, और इससे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। नीचे दिए गए कौन सा कथन जोड़े का सही सम्मिलित नहीं है।
ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 में देख लेते हैं क्या है, कौन सा सही नहीं है, फिर से मुझे लिया। विधि के समक्ष समता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए सुलभ है। तो नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए क्या है, केवल भारतीयों के लिए कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए, बाकी भारतीयों के लिए नहीं है। तो विधि के समक्ष समता, तो यानी कि चौथा वाला हमारा है। तो चौथा तो बिल्कुल सही है, यानी कि एक तो हमारा ये सही है। लोक सेवा में अवसर की क्षमता, तो लोक सेवा में अवसर की क्षमता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। जैसे कि मैंने पहले बताया 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल किसके लिए, भारतीयों के लिए है। 16 अवसर की क्षमता केवल भारतीयों के लिए है, ये भी सही है, ये भी सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति नहीं है। क्या बोला, संसद की शक्ति है या नहीं है। एक मिनट, ये भी सही है हमारा। क्या बोला, नए राज्य की स्थापना आप जानते हैं कि संसद की शक्ति है और आर्टिकल 2 के तहत करता है। आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश है। आर्टिकल 3 के तहत हमारा क्या है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन के बारे में बात है। तो नए राज्य का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना किसके तहत करेगी, 3 के तहत करेगी, या फिर 2 के तहत नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है। किसी राज्य का नाम बदलना क्या है, राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है, बल्कि इसकी है, संसद की है, और ये भी आर्टिकल 3 के तहत है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी। और 102 की बात में 103 में क्या है देख लेते हैं। 103 में है सूची फिर से मिलान करना है और आर्टिकल मिलाना है। वित्त आयोग 280, ए बी का 3, बी का 3 कहाँ पे है, इसमें है, यानी कि सी होगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा सी हो जाएगा, पर एक एक करके फिर से मिला लेते हैं। ए का एक है, ए का एक है। संचित निधि हमारी क्या है, 266 में है। और वित्तीय आपात हमारा कहाँ पे आप जानते होंगे, 260 में है। वित्तीय आपात 260 में है। नियंत्रक मेखा लेखा परीक्षा कहाँ पे है, 148 में है। और उसके बाद में हमारा महान्यायवादी किस में होता है, 76 में होता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ये भी पूछता है। और भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध 23-24 है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत 17 में है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, मानव देह व्यापार 23 सही है, कारखानों में नियोजन 2-3 कहाँ पे हमारा ए में है, यानी कि 103 का क्या होगा हमारा, ये होगा 2324। कौन सा समूह केवल आगत उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइसेस है। तो इनपुट कौन है हमारा, इनपुट क्या हमारा है, माउस, माउस क्या हमारा इनपुट है बिल्कुल। कीबोर्ड हमारा इनपुट है, प्रिंटर भी इनपुट है, तो ए बन जाएगा वैसे तो इसका। पर प्रिंटर मेरा क्या है, हमारा आउटपुट है, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा लगा दिया गलत। तो प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और बस प्रिंटर की यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, स्कैनर, स्कैनर हमारा इनपुट है, क्योंकि प्रिंटर क्या होता है हमारा, प्रिंट आउट निकालता है, ना कि कुछ कंप्यूटर को देता है। तो यानी कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। और इसी प्रकार से मतलब कि इनपुट डिवाइस सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर मेमोरी भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तित रहती है, रोम होगी, सीधी सीधी बात है। तो 105 का क्या हो जाएगा हमारा, रोम हो जाएगा। अगला बोला है C/5 F-32/9 K-273/5, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 106 का F बराबर 9/5 C+32 सॉरी यानी कि 32। इसको मैंने पूरा बताया था, C/5 F-32/9 = K-273। तो पूरा का पूरा तीनों मतलब कि पैमाने का फार्मूला है। तो इस प्रकार से इसका यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 C+32। अगला बोला है 107वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसमें भी ये बताना है आपको कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए प्रोटीन क्या है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, तो यानी कि बिल्कुल गलत बात है, कोशिका विभाजन में मतलब कि हिस्सा लेता है, तो हमारा बी गलत है। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचना संरक्षित करता है, तो ये भी सही है। तो सूचना कहाँ पे होती है, क्रोमोसोम में होती है। और डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन होती है, तो डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है, जीन ही है। तो जीन को ही अगर क्रमबद्ध कर दें तो जीनोम बन जाता है। अगला क्या है 108, ए और बी बोला है। CO2 SO2 NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं, सही है। और क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसी गैसें उच्च सांद्रता के कारण जलवायु का वायु प्रदूषण करती हैं। एक और दो दोनों सही है, सही व्याख्या भी हो रही है। अगला क्या है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति, कौन सा सही है।
इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग पर बढ़ावा दिया। सीधी सी बात है, ऐसी मतलब कि हवाबाजी तो होगी ही। तो ये हमारा सही है। और इसकी बैठक का टाइम मतलब गलत दिया हुआ है। क्या जकार्ता में आयोजित हुई, ये भी गलत हो सकता है। 110वां क्या है, FWD 200B के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV है क्या? तो यानी कि भारत का ये कौन है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी कि ड्रोन है एक तरीके से। नाम याद रख लीजिए एक बार फिर से, क्या नाम है, FWD 200B। इसे पोलोड की क्षमता कितनी, 100 किलोग्राम। तो काफ़ी अच्छी खासी क्षमता भी है, यानी कि 100 किलोग्राम का अगर बम लेके जाता है तो कहीं उड़ा देता है, तो बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। क्या नाम है, FWD 200B। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सहयोग और व्यापार समझौता, कौन सा सही है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता कौन सा सही है? यह अपनी तरह का पहला है। बैठक में भारत के वाणिज्यिक सचिव सुनील वार्थवाल ने भाग लिया। उसके बाद में सूची फिर से मिलान करना है और आपको देख रहे होंगे बताना है पूरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तिथियों से संबंधित आ गया। अब देख रहे होंगे, पता नहीं PCS आयोग ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाता है। उसको अगर पूछना ही है तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बना ले। बस क्या करें, अब डेट पूछ रहा है वो भी क्या कहते हैं कि सन अभ्यास की पूछना ही था, थोड़ा डिटेल में पूछ सकता था। चलिए जो पूछा है उसका आंसर देते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या हमारा बी है। तो बी क्या है इसका मतलब कि A का 3, यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त अभ्यास था, उसका नाम क्या था, डस्टलीक था। तो सीधे सीधे यही पूछ सकता था। तो डस्टलीक कब हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा 3 में, यानी कि अप्रैल 15 से 28 के बीच में 2024 में। और जो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास था, इसका नाम क्या था, शक्ति था। तो सीधे सीधे यही मिलान करने को दे सकता था, पर डेट पूछ ली उन्होंने। तो शक्ति क्या था हमारा, भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ। तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या हमारा शक्ति है। ये कहाँ पे हुआ हमारा, कहाँ पे हुआ हमारा, मतलब कब हुआ हमारा, ये हुआ हमारा दूसरे का 2 मई, यानी कि सही मिला हुआ 2 मई से 13 मई 2024 में। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, कौन सा, उसे टाइगर ट्रम्पा कहते हैं। तो ये तो पता ही होगा, टाइगर ट्रम्पा किसका, अमेरिका का है। शक्ति किसका है, फ्रांस के साथ है। दस्तलिक किसके साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ है। और ये कब हुआ था हमारा, 1 में जाएगा, यानी कि सी का 1 जाएगा, फरवरी 1927 में हुआ। और मिलन कहाँ पे हमारा, मिलन जो हमारा है वो कहाँ पे हमारा है, लास्ट बचा, यानी कि लास्ट चौथा, नहीं लास्ट चौथा नहीं, कहाँ पे जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा मिला दिया है। हमारा क्या कहते हैं कि ए गया हमारा 3 में, तो ए हमारा कहाँ गया, 3 में गया। बी हमारा कहाँ गया, बी हमारा 2 में गया, तो सही सही मिला था। और सी हमारा गया 4 में, तो सी हमारा 4 में जाएगा, मार्च में हुआ था। और मिलन हमारा कहाँ हुआ था, फरवरी 15 से 27 के बीच में हुआ। डेट तो याद रहने से राजा। और बस क्या है, देश और देश किसके बीच में हो, इतना ही पूछता तो सही रहता, पर ठीक है जो भी है ठीक है। क्या लिखा, सक्सगाम घाटी के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले POK के हिस्से में, तो सही है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध किया, तो बिल्कुल सही है। और इस लेवल के क्वेश्चन भी बनाए तो अभी अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजना, अब देख रहे हैं क्या पूछे, अब क्या बताया जाए इस पर। योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, योजनाओं के बारे में ही पूछ लेता, डेट ही पूछ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। चलिए देख लेते हैं। फिर से प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी, 14 के आसपास में ही आई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सबसे पुरानी योजना है एक तरीके से, तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सबसे पुरानी हो जाती है। तो 14 का आपको बताना है कौन सा सही होगा। परंतु क्या बोला हमारा, इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3, यानी कि सारी की सारी योजनाएं क्या हमारी टाइमली सही मतलब कि टाइम से है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना है, उसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है क्या। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या। जॉन कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो जॉन कीन्स क्या अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो उन्होंने अलग पुस्तक लिखी है। ये एक तरीके से पुस्तक का नाम बोल दिया, तो ए और 2 दोनों सही है, परंतु 3 इसका गलत है।
वैसे यहाँ पे अल्प विकसित भी नहीं आना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, विकासशील होना चाहिए था, पर फिर भी क्या है, केवल 2 किसी में नहीं है, तो इसलिए हमें 1 और 2 को मानना पड़ेगा। कथन और कारण फिर से 16वां, राष्ट्रीय मुद्रा वह मुद्रा जो किसी विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, मांग और आपूर्ति से जो तय है उसे क्या कहेंगे हम, नम्य विनिमय दर कहेंगे। और 16 के बाद में हमारा क्या आएगा, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। तो विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। अब सारे के सारे हमारे क्वेश्चन कौन से हैं, इकोनॉमी से आ रहे हैं रिलेटेड। तो इसमें भी देख रहे हैं क्या पूछा है, घटनाओं के विचार करना है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम कौन सा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या वित्तीय समावेशन के लिए था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन कब हुआ था, 75 में हुआ था, 1975। ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। बैंक शाखा द्वारा गाँव का गोद लेना, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 सीधे सीधे भी हो जाएगा इसका। और 118 का क्या हुआ हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 का अधिनियम है, इसके बारे में आपको बताना है। ग्रामीण के लिए 75, शहरी के लिए 50 है, बिल्कुल सही है। महिला बच्चों को पोषण समर्थन योजना पर ध्यान दिया गया, ये भी हमारा सही है। 2010 से लागू हुआ, गलत हमने बोला 13, तो 13 ही है हमारा। तो 18 का क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2 सही है। कथन और कारण फिर से पूछ लिया है। मानव विकास सूचकांक 1 सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों को वरीयता के सकारात्मक संबंध है, और सतत विकास लक्ष्यों को आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर घनिष्ठ संबंध है, तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। सोचिए 1 और 2 को मिलाना है। रैंक देश क्या किसके हिसाब से, 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि के बारे में, यानी कि जो रेमिटेंस आता है भारत में, उसके हिसाब से आपको बताना कौन सा देश किस स्थान पे है। तो सबसे ज़्यादा भारत में किस देश से आई है, तो सबसे ज़्यादा हमारी आई है मैक्सिको, कहाँ पे, तीसरे नंबर पे है। तो सॉरी, मैक्सिको का हमारे दूसरे नंबर पे है। और सबसे अधिक किसको मिली है, मतलब कि भारत को ही मिली है, तो भारत कहाँ पे हमारा आएगा, पहले पे आएगा, दूसरे नंबर पे मैक्सिको आएगा। चीन क्या आएगा हमारा, चीन जो आएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो गया। इस प्रकार से चीन क्या होगा हमारा, बी का 3, यानी कि चौथे नंबर पे आएगा, फिलीपींस तीसरे पे आएगा। गलत मिल गया फिर से, क्या बोला मैंने, भारत क्या है पहले पे, बिल्कुल सही है, भारत पहले पे हमारा। सी का कहाँ पे जा रहा है हमारा, सी का 1 गया है क्या, सी का 1, तो बिल्कुल सही, सी का हमारा 1 है। और डी का हमारा क्या 4 है क्या, डी का 4 है हमारा। तो एक बार फिर से मिला लेते हैं, हमने क्या बोला, भारत पहले नंबर पे है, तो भारत को प्रथम बना देते हैं, मैक्सिको को द्वितीय बना देते हैं। चीन हमारा कहाँ पे है, चीन हमारा कहाँ पे है, चीन हमारा दूसरे का तीसरे पे, यानी कि चीन हमारे तीसरे नंबर पे है। फिलीपींस हमारा कहाँ पे, चौथे नंबर पे है। अगला क्या है, 121 में क्या देख रहा है, 121 में हम क्या पूछा गया है, 2019 के दौरान आधारभूत संरचना पर किए गए खर्च के अनुसार सिस्टम क्रम। अब देख रहे हो मतलब कि कितना भयंकर रूप से फैक्ट पूछा गया कि 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचना के आधार पर किस राज्य ने कितने हिसाब से खर्च किया है। तो इसका मैं भी सीधा सीधा आंसर ही बता देता हूँ, इसका भी बी होगा, यानी कि ए का 2, ए का 2, ए का 2 का मतलब है महाराष्ट्र हमारा दूसरे नंबर पर है, और बी का 1 यानी कि उत्तर प्रदेश ने ही सबसे ज़्यादा खर्च किया है, तो इसलिए इन्होंने पूछ लिया। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, उसके बाद में महाराष्ट्र ने, तीसरे पे हमारा आएगा क्या, तमिलनाडु, चौथे पे कर्नाटक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी। और 22 में क्या बोला, कथन कारण फिर से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में बात कर रहा है क्या, घोषणा करता है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए इसका अनुच्छेद नहीं है, तो कारण की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्या हमारा, आईसीटी आधारित गवर्नेंस सरकार को पारदर्शिता का कम करता है, तो गलत हो जाता है हमारा। आईसीटी सेवाएं पारदर्शिता कम नहीं बल्कि बढ़ाती हैं, तो एक तो कट ही गया, और बात में बचा क्या, लागत को कम करती है, नागरिकों के योगदान को बढ़ावा देती है, लाल फीताशाही को कम करती है। ये तो नॉर्मल सा है, आप अगर मेंस भी करते हैं तो मेंस में भी इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। क्या बोला, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन से स्रोत का शक्ति का कार्य है।
संविधान भी है, संविधान के कानून भी हैं, कार्यकारी नियम आदेश भी हैं, परंपराएं भी हैं। तो संविधान के सारे शक्ति के स्रोत हैं संसद के। और निर्वाचन आयोग क्या हमारा है? निर्वाचन आयोग जानते होंगे 300 क्या बोला है? संविधान अनुच्छेद। वित्त आयोग पहले मिला लीजिए, क्या दिखा है, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। संवैधानिक निकाय है, संविधान का अनुच्छेद। तो वित्त आयोग तो हमारा 280 में होता है, पर यहाँ पे तो उन्होंने कुछ अलग ही दे रखा है। तो पूछा गया इसमें से कौन, सॉरी, सही सुमेलित कौन सा पूछा गया है? मुझे लगा मिलान करने वाला है, तो इसको आप फिर से देख लीजिएगा। मिलान नहीं है, ये पूछा इसमें से कौन सा सही सुमेल है। तो वित्त आयोग यानी कि ये गलत हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हमारे 340 है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 आप लोग याद रखिएगा। मुझे लगा कि मिलान करने वाला है, इसलिए मैं ढूंढ रहा था, कहीं पे भी 280 नहीं मिल रहा था। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए 148 नहीं, जो हमारे CAG के लिए है, जो हमारे CAG के लिए है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से मिला सकते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम ये सारे के सारे आपको मिलाना है सही हिसाब से, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। तो बता देते हैं कि सारे के सारे क्या हैं, सही मिले हुए हैं ऑलरेडी। तो कुछ भी आपको करना नहीं है, बस पहले शंकर प्रसाद आया, शंकरी प्रसाद आया, फिर सज्जन सिंह आया, फिर गोलकनाथ, केशवानंद। केशवानंद का इसी के द्वारा क्या है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर की संरचना हुई थी। तो अगला क्या हमारा है, संशोधन का समय बताना है, कब कौन सा हुआ। तो 86वां आप जानते होंगे, 52 का आप मिला दीजिए 85 में, तो हमारा ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 1 में, तो बी का हमारा 1 हो गया। इस प्रकार से डी का हमारा क्या हो जाएगा 3, ए का 3 में मिला दीजिए, ए का 3 में 1976 में हुआ था। 86 में कब हुआ था हमारा, आप जानते होंगे 86 में हमारा कब हुआ था, 2002 में हुआ। तो सी का 4 में मिला दीजिए, और 96 में हमारा 2011 में हो गया। सही सुमेलित कीजिए। 1 2 सहकारी संघवाद किसका मतलब अवधारणा है? सहकारी संघवाद जो है, सहकारी संघवाद किसकी है? ग्रीनवेल ऑस्टिन की है। और सौदेबाजी का संघवाद किसकी है? तीसरा, यानी कि क्या नाम है, नाम फिर से दिखा देता हूँ, मॉरिस जोन्स की है। अर्ध संघवाद किसकी है? तो अर्ध संघवाद हमारे किसके है, वे केसी व्हीलर की है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ किसकी है? आइवर जेनिंग की है। तो ये सारे के सारे मतलब कि आपको कोट मिलाने थे। उसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति का किससे संबंधित त्रिस्तरीय पंचायती राज की कौन सी स्तर नहीं है? तो बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था कि जो न्याय पंचायत है वो इनके क्षेत्र में नहीं आती, बल्कि जिला, ग्राम और पंचायती समिति की उन्होंने बात की थी। तो न्याय पंचायत ऐसा कुछ नहीं था। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 का था अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति में किया जाता है। इसमें से कौन कौन है इसके अलावा? तो अध्यक्ष के अलावा, यानी कि प्रधान, क्या बोला एक बार फिर से बोला, तो चयन समिति में सिफारिश के प्राप्त की जाती है जिसके अध्यक्ष का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है क्या? तो 30 का बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सभापति नहीं होता, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं होता, बाकी लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता भी होता है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा गया है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन गलत है। समाजवादी सहानुभूति रखने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल के शामिल हुए, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों गलत है। घटनाओं के आधार पर विचार करना है कि इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम में अगर व्यवस्थित करना, सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ, 2 3 और 1 4। तो 2 3 1 4 कौन सा हमारा आएगा? पहले शेख मुबारक की मृत्यु होगी, उसके बाद में क्या होगा, फैजी की मृत्यु होगी, फिर हमारा अब्दुल फजल की मृत्यु हुई, फिर दीनदयाल की मृत्यु हुई। अगला क्या हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर फिर से विचार करना, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि केंद्रीय कांग्रेस मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया। फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ, फिर लिन लिथुगो प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया। अगला क्या हमारा आएगा, 34वां क्या है हमारा, पुस्तक और किसने लिखा है। तो पुस्तक और किसने लिखा है, इसका भी हमारा क्या है, सी आंसर है, यानी कि 1 का 3। द पॉलिटिक्स किसकी है, KP जायसवाल की, आपको याद रखना है क्योंकि इनसे रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। डॉक्टर सॉरी, द वंडर डेथ वाज इंडिया किसकी हमारी है, 2, यानी कि सेम से मिला हुआ है।
A.L. वाशम की है। एन एंट्रो क्या लिखा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ये किसकी हमारी है, ये हमारी किसकी हो जाएगी, D.D. कौशाम्बी की है। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, विंसेंट अर्थर स्मिथ की है। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, अर्थर स्मिथ की है। और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसकी है, D.D. कौशाम्बी की है। तो चलिए अभी लास्ट के 15 क्वेश्चन बचे हैं। अभी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और काफ़ी मेहनत के बाद ही बना पाया, मतलब कि बन पा रहा है वीडियो, तो काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। और इसके लिए आप लोग का वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 35वां है। कथन कारण फिर से पूछ लिया गया। क्या बोला है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने अधिकांशों को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन कहा था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। तो बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से क्या बोला है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने यही बात, मतलब कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी एक तरीके से मूर्ख, मतलब कि उनकी परिस्थिति थी उस हिसाब से, तो वो वैसी बातें ही कर रहा था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश के खिलाफ थी। तो वो मतलब कि क्या सोच रहे थे कि जो मतलब कि ब्रिटिश हैं वो केवल भारत में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत में सही से लागू नहीं है। तो उनका यही विचार था। तो यानी कि सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, व्याख्या भी सही करता है। कार्ल वोल्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, A.J. कार्ल वोल्ड के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो वे लाहौर कॉलेज के लाहौर प्राचार्य नहीं थे, तो ये गलत हो जाता है, बाकी सारे सही हैं। राजकीय इंटर कॉलेज ढाका के प्राचार्य भी थे। कॉलेज आजमगढ़ के प्रधानाचार्य भी थे। नेहरू सेंट्रल कॉलेज के इलाहाबाद के प्राचार्य भी रहे। 37 का घटनाओं के आधार पर फिर से आपको व्यवस्थित करना है, तो कौन सा सही होगा। पहले दो आएगा हमारा, नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, फिर क्या हमारा वेलजिली ने वापस बुलाया, और एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, फिर वेल्लोर का विद्रोह हुआ। अगला क्या 38वां हमारा क्वेश्चन क्या आएगा। 38वां क्वेश्चन भी क्या आप देख रहे हैं, फिर से मिलान करने वाला है। इसका भी राइट आंसर क्या हमारा ए है। पाइक विद्रोह कब हुआ हमारा, पाइक विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था हमारा, जगबंधु विद्यासागर महापात्र। तो पाइक, जगबंधु विद्यासागर महापात्र। और बी का क्या होगा, 3 मुफ्ती मोहम्मदाज एवाज। मालाबार विद्रोह का कौन है हमारा, ये हो जाएगा कुंगन थे। और सिलहट विद्रोह के कौन है, रामदार, क्या राधा राम थे। 39 का क्या हमारा है, निम्नलिखित दवाओं पर विचार करना है, दिवसों पर सॉरी दिवसों पर विचार करना कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसका भी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट क्या है। पहले दो आएगा, समुद्री दिवस पहले आएगा, फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर क्या आएगा हमारा एथलेटिक्स दिवस और रेड क्रॉस दिवस। 140 क्या हमारा, आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला, विश्व साहित्य पुरस्कार किसको मिला। तो आर्यभट्ट पुरस्कार हमारे क्या है, डॉक्टर सुब्बाराव को मिला है। तो यानी कि ए का क्या हमारा होगा, 3 होगा, और बी का 2। विश्व साहित्य पुरस्कार किसका है, ममताजी सागर को मिला है। और इसके बाद में सी का हमारा क्या, एक यानी कि अमिताभ बच्चन को क्या मिला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, बच्चन साहब को। ओल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को। और 10 सूची फिर से मिलाना है। विटामिन सी कहाँ पे है, विटामिन सी इसका भी सीधे मिला दीजिए, 1 मिनट बिगाड़िए। ई का हमारे रिकेट्स में, सॉरी फिर से गलत हो गया, विटामिन सी कहाँ पहले मिलाई, कहाँ स्कर्बी में। तो सी कहाँ मिला देते हैं, 4 में। सी 4 कहाँ पे हमारा, ए है, सीधे सीधे मिल गया, यानी कि ए का 2। विटामिन ए मतलब अंधापन। तो 141 का क्या हो गया हमारा, विटामिन ए का मतलब अंधापन, बी का मतलब क्या हमारा वेरी वेरी होता है, सभी को पता है। डी का रिकेट्स है। और कभी भी कन्फ्यूजन हो पहले आप मिला लीजिए, उसी हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है दिमाग में। अभी देख रहे होंगे हम लोग कि लगभग हम लोगों ने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो माइंड में क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, तो इधर उधर हो जाता है, तो उसको आप थोड़ा मतलब कि इग्नोर किया करिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या होता है, चलिए 42 से देख लेते हैं। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में कौन सा सही है। तो प्रत्येक राज्य के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। 9वें संविधान के द्वारा नहीं किया था, ये भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है। 43वां क्या बोला है, संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। सामान्य में मिलावट, तो सामान्य में मिलावट क्या है, समवर्ती सूची में है। अधिकार उत्तराधिकार भी समवर्ती सूची में है। व्यापार वाणिज्य आप जानते होंगे केंद्र सूची का है।
तो राइट क्या होगा हमारा 2 और 3। फ़ातिमा बीवी ने हाल ही में क्या निधन हुआ के बारे में बताना है। तो फ़ातिमा बीवी के बारे में आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला थी, बिल्कुल सही बात है। वह इनका समयकाल केरल राज्यपाल के रूप में नियुक्त की, गलत है। और 1 और 3 यानी कि उच्चतर न्यायालय तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। अगला क्या है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 1970 की है। ये दोहा विकास एजेंडे द्वारा ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का दोहराना है, बिल्कुल सही बात है। यह औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के द्वारा भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रित है, बिल्कुल सही है। और अगला चलिए देख लेते हैं, अगला क्या है, भारतीय संविधान संशोधन के भारतीय स्थानीय स्वशासन भारत में स्थानीय स्वशासन कब आया था? आप जानते होंगे 72, 73, 74। पंचायती राज और नगर निगम। 47 क्या है, सूची 1, 2 मिलाना है और मतलब कि फिर से हमको कोड मिलाना है। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली मिला देता हूँ इसका भी। 1 का 2 यानी कि लल्लन जी गोपाल कहाँ के हैं? द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया के हैं। हबीब एंड निज़ामी कहाँ के हैं? ये का है द अनहैप्पी हिस्ट्री ऑफ इंडियन द दिल्ली सल्तनत के। अगला क्या है, के एस लाल हिस्ट्री ऑफ द खलीजा क्या खलजीज है। दशरथ शर्मा कहाँ का है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ डाइगनेस्टी। तो इसका मिला लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बिहार में क्या जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बिहार में आप जानते हैं कुंवर सिंह, बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे यानी कि इसका सही है, लाल डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध नहीं है, यहाँ पे कौन था? यूरोज थे। तो यानी कि 2 गलत हो जाता है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करना है, उनका आरोही क्रम में आपको बताना है फिर से। तो आरोही क्रम के मतलब पहले कौन आया? चौथा यानी फयान आया, फिर इसके बाद में कौन आया? हैंगसोंग आया, फिर इवित्सकी आया, फिर अलबर्नी आया। तो इस हिसाब से आपको बताना था। और आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन रहेगा। और इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। और टाइम भी देख रहा हूँ कितना, 1:30 बज के, यानी कि 1:30 बजने बज चुका है ऑलरेडी। उसके बाद में आप लोग बताएंगे, उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? बलबन ने अपने शासन में सुदृढ़ बनाए रखने और उसे संपूर्ण सत्ता को अपनाने के लिए अपने हाथ में केंद्र रखा, बिल्कुल सही बात है। वह उत्तर पश्चिमी सीमांत के मंगोल आक्रमण से सुरक्षा पाना चाहता था। ये कारण अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। 1 और 2 मतलब सही है, पर व्याख्या नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से फाइनली हम लोगों ने क्या टोटल 150 क्वेश्चन जो कि हम लोगों का टारगेट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग का क्या सपोर्ट और आप लोगों का प्यार ही था जो कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और क्योंकि यहाँ तक सॉल्व करने के लिए काफ़ी हिम्मत और काफ़ी मतलब की मेहनत लग जाती है। और क्योंकि लगातार 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका, मैं लगातार बोल ही रहा हूँ और मुँह में दर्द होने लगा लगातार यहाँ पे बोलते बोलते। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप लोग क्या सपोर्ट करते रहिएगा। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको आगे आने वाले समय में कौन सा वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।